जिस दिन मुझे घर से निकाला गया, मेरी सीईओ बीवी लेंग रोबिंग ने एक ब्लैक कार्ड मेरे मुंह पर दे मारा। इसमें 5 मिलियन है, अपने बच्चे को लो और दफा हो जाओ। मैं बस अभी अभी यहाँ ट्रांसमाइग्रेट हुआ था, दिमाग थोड़ा ब्लैंक था। लेकिन मेरे बगल में खड़े मेरे बेटे शंशिन ने वो कार्ड जबरदस्ती उसके हाथ में वापस थमा दिया। उसकी आवाज़ भले ही बच्चों वाली थी, लेकिन लफ्ज़ एकदम क्लियर थे। मेरे डैड ने कहा है कि ब्रेकअप डिसेंट होना चाहिए, हमें आपके एलिमोनी की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसने मेरी टांगों को गले गाया और मुझे आंख मारते हुए बोला, डैड चलिए यहाँ से चलते हैं। मैंने किंडरगार्टन में पहले ही 3 खूबसूरत आंटीज सेलेक्ट कर ली हैं। वो बहुत स्वीट हैं और अच्छी स्टोरीज सुनाती हैं। इस आइस ब्लॉक से तो लाख गुना बेटर है। लेंग रूबिंग के उस घमंडी चेहरे को झटके में उतरते देख मैंने अपने बेटे को गोद में उठाया और इतनी जोर से हंसा जितना पहले कभी नहीं हंसा था। ऐसा लग रहा था मानो मेरे अंदर का सारा बोझ जलकर राख हो गया हो। अपने बेटे शेनशिन को सीने से लगाए मैं उस सफोकेटिंग विला से बाहर निकल आया। पीछे वो भारी दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हुआ, जैसे एक पूरी दुनिया हमेशा के लिए पीछे छूट गई हो। हवा में फिल्म की खुशबू थी। शिनशिन ने मेरी गोद में कसकर दुबकते हुए धीरे से कहा, डैड हम आखिरकार आजाद हो गए। मैंने उसकी पीठ थपथपाई। हाँ बेटा, हम बाहर आ गए। मेरे दिमाग में ओरिजिनल ओनर की मेमोरीज बुरी तरह टैंगल्ड थीं। शराब जुआ, एक टोटल फेलियर। उसकी जिंदगी का इकलौता मास्टर स्ट्रोक बस ये बेटा ही था। हम दोनों की जेब में मिलाकर टोटल कैश सिर्फ 321.5 बचा था। यही थी लैंग रोबिन की दी हुई औकात। हमने पुराने शहर के इलाके में एक छोटा सा सिंगल रूम रेंट पर ले लिया था। दीवारों का पेंट उखड़ रहा था, लेकिन खिड़की काफी बड़ी थी और अंदर अच्छी धूप आ रही थी। शेंशन में किसी भी अमीर यंग मास्टर वाले नखरे नहीं थे, बल्कि वो एक्साइटमेंट में उस छोटे से बेड पर उछल रहा था। डैड, क्या ये हमारा सीक्रेट बेस है? अब हम पर कोई कंट्रोल नहीं करेगा ना? मेरा दिल थोड़ा भारी हो गया। इस बच्चे ने पहले कैसे जिंदगी जी हुई। हाँ, अब से सिर्फ तुम्हारे डैड का रूल चलेगा। मैंने अपना लगेज नीचे रखा और फ्यूचर के बारे में प्लान करने लगा। 3 साल तक एक घरजमाई बनकर ओरिजिनल ओनर ने किसी कुत्ते जैसी जिंदगी जी थी और आखिर में उसे लात मार दी गई। लेकिन मैं वो लूजर नहीं हूं, मैं शन लैंग हूं। अपनी पास्ट लाइफ में मिशेलिन 3 STAR किचन को कंट्रोल करने वाला हेड शेफ शन लैंग। इस वर्ल्ड का culinary लेवल तो एकदम एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों जैसा है। मैंने खिड़की से बाहर झांका। नीचे एक छोटा सा प्लाजा था जहां रात के वक्त काफी भीड़ भाड़ रहती थी। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया स्ट्राइक किया, एक फूड स्टॉल। मैंने बेड पर उछलते हुए अपने बेटे से पूछा, बेटा क्या तुम रोज टेस्टी फूड खाना चाहते हो? शन शिन की आंखों में एक चमक आ गई और वो फौरन खड़ा हो गया। तो ठीक है, हम बहुत ही डिलिशियस खाना बेचेंगे और बाकी बच्चों को इसका टेस्ट चखाकर रुला देंगे। शन शिन ने अपना छोटा सा मुक्का हवा में उठाया। उसके चेहरे पर फ्यूचर के लिए एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। हाँ, हम बहुत सारे पैसे अर्न करेंगे और फिर डैड के लिए दुनिया की सबसे जेंटल और ब्यूटीफुल सिस्टर को अपनी नई मॉम बनाएंगे। उसकी ये मासूम बातें सुनकर मैं चाहकर भी मुस्कुरा नहीं पाया। ठीक है, तो यही हमारा प्लान है। मैंने अपना डिसीजन ले लिया था। सबसे पहले हम सबसे सिंपल लेकिन सबसे ज्यादा स्किल टेस्ट करने वाली डिश से स्टार्ट करेंगे, चार शिव चावला। मैंने इसका नाम भी डिसाइड कर लिया था, सौरवफुल चावला। स्टॉल के पहले ही दिन मैंने अपनी सारी सेविंग्स इन्वेस्ट कर दी, एक सेकंड हैंड ट्राइसिकल और कुछ बेसिक कुकिंग टूल्स खरीद दिए। लोकेशन मैंने पास की एक ऑफिस बिल्डिंग के नीचे फिक्स की थी, क्योंकि लेट नाइट शिफ्ट वाले ऑफिस वर्कर्स को एक बोल गरम खाने से ज्यादा सुकून और किसी चीज में नहीं मिलता। रात होते ही मैंने अपनी ट्राइसिकल को पार्क किया और वो हल्की पीली लाइट ऑन कर दी। आयरन प्लेट पर 4 सीओ के सिजल करते ही मेरी सीक्रेट रेसिपी की मिठास और मीट का अरोमा हवा में चारों तरफ फैलने लगा। और उधर उस ठंडे विला में लेंग रोबिंग एक बड़ी सी कांच की खिड़की के सामने खड़ी थी। वो सिक्योरिटी स्क्रीन पर हमारे वहां से निकलने का फुटेज देख रही थी। तभी उसके असिस्टेंट ने धीरे से रिपोर्ट दी, प्रेसिडेंट लेंग, उन्होंने शहर के एक झुग्गी वाले इलाके में घर रेंट पर लिया है जो बहुत खस्ता हालत में है। लेंग रोबिंग ने अपने हाथ में पकड़े रेड वाइन के ग्लास को घुमाया और उसके होठों पर एक मॉकिंग स्माइल आ गई। उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि 3 दिन के अंदर वो यूजलेस आदमी अपने बच्चे को लेकर घुटनों के बल उसके सामने भीख मांगने वापस आएगा। इधर स्टॉल ओपन हुए आधा घंटा बीत चुका था और एक भी कस्टमर नहीं आया था। ऑफिस वर्कर्स जल्दी में थे, वो बस इस अनजान स्टॉल को एक नजर देखते और आगे बढ़ जाते। लेकिन मुझे कोई पैनिक नहीं हो रहा था। मेरा पूरा फोकस फायर कंट्रोल पर था। शनशन तो मुझसे भी ज्यादा काम था। वो अपने छोटे से स्टूल पर बैठकर अपनी छोटी छोटी टांगें हवा में झूला रहा था। आखिरकार एक थकी हुई सी लड़की जिसके बालों का बन बना हुआ था वहां आकर रुक गई। उस बेहतरीन अरोमा ने उसे अपनी तरफ खींच ही लिया। बॉस, ये क्या डिश है? सोरफुल चावल, एक पोर्शन का प्राइस 30 है। वो लड़की थोड़ी देर के लिए हेजिटेट हुई। 30 का प्राइस एक फ्राइड चावल के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव है। मैंने बिना कुछ कहे सीधा एक बोल पैक किया और उसकी तरफ बढ़ा दिया, इसे टेस्ट करके देखिए, अगर पसंद ना आए तो कोई पेमेंट मत कीजिएगा। उस लड़की ने बोल लिया और बहुत ही केयरफुली एक बाइट ली, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। चावल का एक एक दाना एकदम क्लियर था, गोल्डन एग लिक्विड में पूरी तरह से लिपटा हुआ।
चारस्यू का फैट और मीट का बैलेंस एकदम परफेक्ट था, जो मुंह में जाते ही मेल्ट हो रहा था। स्वीट और सॉल्टी सॉस का वो फ्लेवर उसकी जीभ पर किसी बम की तरह एक्सप्लोड हुआ। वो चबाना भूल गई। उसके चेहरे पर सिर्फ डिसबिलीफ के एक्सप्रेशंस थे। शनशीन फौरन अपने स्टूल से कूदकर उस लड़की के पास पहुंचा और अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाकर बोला, सिस्टर, क्या मेरे डैड का बनाया हुआ खाना पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा डिलिशियस है ना? वो लड़की जैसे होश में आई। उसने जोर से अपना सिर हिलाया। बहुत टेस्टी है, ये सच में बहुत डिलिशियस है। शेनशिन ने किसी मेच्योर एडल्ट की तरह अपना सीना ठोका। अगर आप यहाँ रोज आएंगी तो मैं आपको रोज एक लविंग हग दूंगा। वो लड़की उस मासूमियत पर पूरी तरह से पिघल गई। उसने फौरन अपना फोन निकाला और पागलों की तरह फोटोज क्लिक करने लगी। नहीं, मुझे इसे अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना ही होगा। ये कैसा मैजिकल खाना है। उसने उसी वक्त 2 पोर्शंस ऑर्डर कर लिए, एक वहीं खाने के लिए और एक पैक करवाने के लिए। वहां से जाते वक्त शनशिन ने सच में अपनी बाहें फैलाईं और उसे एक बड़ा सा हक दिया। बाइस्टर पहले कस्टमर के बाद दूसरा आया, फिर तीसरा। वो बेहतरीन अरोमा और उस लकी की सोशल मीडिया पोस्ट अब हमारी सबसे तगड़ी एडवर्टाइजमेंट बन चुकी थी। देखते ही देखते मेरे छोटे से स्टॉल के सामने एक लंबी क्यू लगी। शनशिन ने तो जैसे पूरी तरह से चार्ज ले लिया था और वो मेरा पीआर मैनेजर बन गया था। उसने एक बहुत ही वियर्ड रूल सेट कर दिया था। हग्स सिर्फ प्रिटी सिस्टर्स के लिए हैं, अंकल सिर्फ खाना खरीद सकते हैं और मुझे टच नहीं कर सकते। एक रफ एंड टफ दिखने वाले आदमी ने मजे लेने के लिए उसे टीज किया, छोटे अंकल एक एक्स्ट्रा पोर्शन खरीदेंगे, क्या अंकल को भी एक हग मिलेगा? शेनशीन ने अपने हाथ सीने पर बांधे और एकदम डिस्गस्टेड लुक देते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, आपका चेहरा बहुत डरावना है, आप मुझे डरा दोगे। ये सुनते ही पूरी भीड़ जोर से हंस पड़ी। उस आदमी ने भी हंसते हुए अपनी नाक खुजाई। वो क्यों अब और लंबी होती जा रही थी। आधी भीड़ तो खाने के लिए थी और आधी इस छोटे से सोशल टेररिस्ट की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस को एंजॉय करने के लिए खड़ी थी। थोड़ी ही देर में सेल्फी स्टिक पकड़े एक इंटरनेट इन्फ्लुएंसर वहां आ पहुंची। हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसे फ्राइड चावल स्टॉल को एक्सप्लोर करने आए हैं जिसके बॉस बहुत हैंडसम है और उनका बेटा सुपर क्यूट है। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि शनशिन ने उसकी तरफ उंगली उठाते हुए कहा, आंटी, आपने ब्यूटी फिल्टर बहुत ज्यादा बढ़ा रखा है, आप असल में फोटो जितनी अच्छी नहीं दिखती। उस इन्फ्लुएंसर का चेहरा शर्म से हरा पड़ गया। उसके लाइव स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में तो जैसे धमाका ही हो गया। हाँ हाँ हाँ, बच्चे सच बोलते हैं। इस बच्चे को लाइव स्ट्रीमिंग का पूरा ज्ञान है। मुझे इस ऑनेस्ट और क्यूट बच्चे को देखना है। वो इन्फ्लुएंसर भी काफी स्मार्ट थी। उसने फौरन सिचुएशन को हैंडल किया और कैमरा शेनशिन की तरफ घुमा दिया। तो बेबी, क्या तुम्हें लगता है कि लाइव स्ट्रीम में देखने वाली ये सिस्टर्स प्रिटी हैं? शेनशिन ने कैमरा की तरफ देखकर अपनी वो $1,000,000 स्माइल दी। बहुत प्रिटी हैं। मेरे डैड अभी सिंगल हैं और अवेलेबल हैं। हम ऑनलाइन एक नई वाइफ की रिक्रूटिंग कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स हैं प्रिटी, जेंटल और जिसे कुकिंग आती हो। मेरी एक्स मॉम जैसी आइस ब्लॉक्स को तो सबसे पहले रिजेक्ट किया जाएगा। उसका ये लाइव स्ट्रीम पूरी तरह से वायरल हो गया। #5YE ARO LDO NLI NEM ATC HMAKIN GFO RDA D वाला हैशटैग एक रॉकेट की स्पीड से शहर के ट्रेंडिंग टॉपिक्स में टॉप पर पहुंच गया। मैं अपने बेटे को उन खूबसूरत लड़कियों के बीच मजे लेते और अपने पंचलाइंस मारते हुए देख रहा था। मुझे गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। ये लड़का सच में एक टैलेंट है। दिन खत्म होने तक हमारी सेल्स ने 4,000 का मार्क क्रॉस कर लिया था। स्टॉल बंद करने के बाद मैं उसे उसके फेवरेट अल्ट्रामैन कार्ड्स दिलाने ले गया। उसने वो कार्ड्स लिए, लेकिन उन्हें ओपन नहीं किया, बल्कि किसी खजाने की तरह अपनी पॉकेट में रख लिया। मुझे लगा कि वो उन्हें अपने लिए सेव कर रहा है। लेकिन अगले दिन जब वो बन बालों वाली लड़की फिर से आई, जो अब हमारी नंबर 1 फैन बन चुकी थी, शनशिन ने बड़ी सीक्रेसी के साथ उसे साइड में खींचा और वो कार्ड्स का पैक उसके हाथों में थमा दिया। वेन, या सिस्टर, ये आपके लिए है। कल आप सबसे पहली कस्टमर थी जिसने मेरे डैड का खाना खरीदा था। उस लड़की का नाम वेन्या था और वो पेशे से एक नर्स थी। वो ये देखकर एकदम शॉक्ड रह गई और फौरन मना करने लगी। लेकिन शनशिन ने एक सीरियस लुक देते हुए कहा, मेरे डैड कहते हैं कि हमें काइंडनेस का बदला काइंडनेस से चुकाना चाहिए। आप इसे रख लीजिए और अब से रोज यहाँ आइएगा। ये सब देखकर मेरा दिल पिघल गया। ये लड़का पब्लिक रिलेशंस में मुझसे कहीं आगे था। सोशल मीडिया ट्रेंड्स की पावर सच में मैसिव होती है। अगले ही दिन मेरे स्टॉल के बाहर इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी और उधर लेंग रोबिन का पेशेंट सब जवाब दे चुका था। उसकी असिस्टेंट कांपते हुए हाथों में टैबलेट पकड़े उसे रिपोर्ट दे रही थी। प्रेसिडेंट लेंग, मिस्टर शेन और यंग मास्टर ऑनलाइन वायरल हो गए हैं। सुना है कि मिस्टर शेन के स्टॉल का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। वो बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। लेंग रोबिंग ने स्क्रीन स्वाइप की और उस चुभने वाले हैशटैग को देखा। उसने देखा कैसे शेन लैंग जवान लड़कियों की भीड़ से घिरा हुआ है और शनशिन दूसरों की गोद में बैठकर खुशी से मुस्कुरा रहा है। उसने गुस्से में अपना फोन कसकर पकड़ लिया।
क्या इसे बर्बाद होना कहते हैं? इसे बर्बाद होना नहीं, आज़ादी से मज़े लूटना कहते हैं। उसे लगा था कि वो दोनों रोते हुए उसके पास वापस आएंगे और उससे भीख मांगेंगे। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी एक नई लाइफ स्टार्ट कर देंगे, और तो और ऑनलाइन खुलेआम उसके लिए नई बीवी ढूंढने की हिम्मत करेंगे। गुस्से का एक भारी तूफान उसके सिर पर सवार हो गया। उसने अपनी कार की चाबियां उठाईं। उसकी ब्लैक मैबाख उस ग्रीसी स्ट्रीट के कोने पर आकर रुकी, मानो कोई खूंखार जानवर किसी गरीब बस्ती में घुस आया हो। लेंग रोबिंग अपने डिजाइनर सूट और 10 INCH की हाई हील्स पहने बाहर निकली। उसके स्ट्रॉन्ग ऑरा ने वहां मौजूद हर इंसान को खामोश कर दिया। उसने दिमाग में इस रियूनियन के कई सारे सीन इमेजिन किए थे कि शिन लैंग उसे देखकर शॉक में आ जाएगा, पैनिक करेगा और उसके सामने गिड़गिड़ाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने बस अपना पैन टॉस करते हुए बिना किसी रिएक्शन के उसे एक हल्की सी नज़र से देखा और वापस अपने काम में लग गया, जैसे वो बस कोई मामूली सी राहगीर हो। इस तरह पूरी तरह से इग्नोर किए जाने पर लेंग रोबिंग का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। वो इस बेइज्जती को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तभी शेनशिन फौरन वेन्या की गोद से उतरा और एक छोटे से चीते की तरह भागकर मेरे सामने खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ फैलाए और बोला, डेंजरस पर्सन मेरे डैड के 3 मीटर के रेडियस में आना स्ट्रिक्टली मना है। उसकी आवाज भले ही बच्चों वाली थी, लेकिन उसमें एक खतरनाक हॉस्टिलिटी थी। लेंग रोबिंग गुस्से से कांप रही थी। शेनशिन, यहाँ आओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। उसकी आवाज बहुत तेज थी। उसने अपनी वो यूजुअल कामनेस पूरी तरह से खो दी थी। शेनशिन उसके पास जाने के बजाय घूमा और भीड़ की तरफ मुंह करके पूरी ताकत से चिल्लाया, सब लोग ध्यान से देखिए, ये वही बुरी औरत है जिसने अपने पति और बच्चे को घर से निकाल दिया था। अब हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है तो ये यहाँ हमारा प्लान सैबोटाज करने आई है। मेरे डैड मुझे पालने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, इसे हमें परेशान करने का क्या राइट है? ये सुनते ही पूरी भीड़ गुस्से से भड़क उठी। अच्छा, तो ये वही ट्रेंडिंग डैड है? हे भगवान, एक्स वाइफ दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका दिल कितना पत्थर है। लग्जरी कार चलाती है तो क्या खुद को भगवान समझती है? क्या अमीर लोग किसी को भी ऐसे बुली कर सकते हैं? लोगों की ये बातें, ये इल्जाम किसी नुकीली सुई की तरह लेंग रोबिंग को चुभ रहे थे। उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी ऐसी पब्लिक ह्यूमिलिएशन फेस नहीं की थी। वो उस भीड़ के बीच किसी ऐसे क्लाउन की तरह खड़ी थी जिसे सरेआम सजा दी जा रही हो। मैंने अब भी उसकी तरफ नहीं देखा। मैंने बस अभी अभी तैयार हुआ एक गर्मा गर्म सोरोफुल चावल का बोल वेनिया की तरफ बढ़ा दिया। मेरी आवाज ना ज्यादा तेज थी और ना ही धीमी, बस इतनी थी कि वो आसानी से सुन सके। इसे टेस्ट करके देखिए, मैंने आज इसमें एक्स्ट्रा हनी ऐड किया है। मेरा वो जेंटल टोन जो उसे आज तक कभी नहीं मिला था। लेंग रोबिंग आखिरकार अंदर से टूट गई। भीड़ की उन नफरत भरी नजरों और मेरे चेहरे की उस कोल्ड स्मोक के बीच वो किसी हारे हुए इंसान की तरह अपनी कार की तरफ भाग खड़ी हुई। उसने स्टीयरिंग व्हील को इतनी कसकर पकड़ा हुआ था कि उसके हाथों की नसें साफ दिखाई दे रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिचुएशन इतनी कैसे बिगड़ गई। इसके स्टॉल को फौरन यहां से गायब कर दो। कार के अंदर बैठी लेंग रोबिंग ने फोन पर एक एक लफ्ज चबाते हुए ऑर्डर दिया। उसकी आवाज में एक बेहद खतरनाक और बर्फीली ठंडक थी। वो शेन लान को इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ने देगी, और उससे भी बड़ी बात, वो शेन शिन को किसी और औरत को मॉम कहने की परमिशन बिल्कुल नहीं देगी। अगले दिन मैंने जैसे ही अपना स्टॉल लगाया, सिटी मैनेजमेंट की एक टीम ने बहुत ही अग्रेसिव तरीके से मुझे घेर लिया। उनके कैप्टन ने मुझे एक सख्त लुक देते हुए कहा, हमें पब्लिक से रिपोर्ट मिली है कि तुम बिना लाइसेंस के बिजनेस चला रहे हो और तुम्हारी हाइजीन भी स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती। हमें लीगली तुम्हारा ये स्टॉल बंद करना पड़ेगा। आसपास खड़े कस्टमर्स और बाकी वेंडर्स एकदम शॉक में आ गए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। लेंग रोबिंग के काम करने का स्टाइल कुछ ऐसा ही था। मैंने बिना पैनिक किए आराम से अपने हाथ पोंछे और अपनी ट्राइसाइकिल के एक सीक्रेट कंपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट्स का एक बंडल बाहर निकाला। ऑफिसर, ये रहा मेरा बिजनेस लाइसेंस, ये मेरा हेल्थ सर्टिफिकेट और ये फूड ऑपरेशन लाइसेंस। मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स आज ही सुबह ऑफिशियल मार्केट से खरीदे गए हैं, और ये रहे उनके सीट्स। मैंने सारे सर्टिफिकेट्स और बिल्स उनके सामने ऐसे सजा दिए जो किसी नॉर्मल स्ट्रीट स्टॉल वाले के पास कभी नहीं होते। वो कैप्टन पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। अपनी पूरी सर्विस हिस्ट्री में उसने पहली बार किसी स्ट्रीट वेंडर के पास इतने परफेक्ट डॉक्यूमेंट्स देखे थे। तब तक मेरे पुराने कस्टमर्स भी मामले को समझ चुके थे और उन्होंने फौरन आगे आकर टीम को घेर लिया। तुम किस राइट से इनका स्टॉल बंद कर रहे हैं? शैन का काम एकदम क्लीन है, हम रोज यहाँ से खाना खाते हैं और हमें कभी कोई इशू नहीं हुआ। ये बाप बेटे बस इसी स्टॉल के भरोसे अपना गुजारा कर रहे हैं। क्या तुम उनकी रोजी रोटी छीनना चाहते हो? वेन्या भी भीड़ को चीरते हुए आगे आई और मेरे सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको पहले सॉलिड एविडेंस दिखाना होगा। ये सब देखकर शेनशिन ने फौरन अपना ड्रामा मोड ऑन कर लिया।
उसने उस कैप्टन के पैरों को कसकर पकड़ लिया और जोर माइनस जोर से रोने लगा, अंकल प्लीज मेरे डैड को मत पकड़े। अगर आपने हमारा काम बंद करवा दिया तो मुझे और मेरे डैड को ब्रिज के नीचे सोना पड़ेगा और भीख मांगनी पड़ेगी। ओ मुझे एक छोटा भिखारी नहीं बनना। वो इतनी बुरी तरह से रो रहा था कि किसी का भी दिल पसीज जाए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो सच में कोई भारी आफत आ गई हो। मैंने सही मौके पे गहरी सांस ली और बहुत ही हेल्पलेस लुक के साथ भीड़ की तरफ देखा। क्या कर सकते हैं? मेरी ही किस्मत खराब है कि मैंने अपनी अमीर और पावरफुल एक्स वाइफ से पंगा ले लिया। वो एक बड़े से विला में रहती है, मैं भाग चलाती है और हम बाप बेटों को एक दिन भी खुशी से जीते हुए नहीं देख सकती। मेरी इस एक लाइन ने पूरी भीड़ में जैसे आग लगा दी। लोगों का सारा गुस्सा फौरन उन ऑफिसर्स पर फूट पड़ा। तो मतलब ये ऑफिसर्स और उन अमीर लोगों की मिली भगत है जो हम जैसे आम लोगों को दबा रहे हैं। तुम लोग उन अमीरों के कुत्ते बन चुके हो। हम तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे ताकि पूरी दुनिया तुम्हारी सच्चाई देख सके। ये सुनकर उस कैप्टन के पसीने छूट गए। उसे तो बस ऊपर से एक फोन कॉल आया था और वो यहाँ सिर्फ दिखावा करने आया था। उसे क्या पता था कि वो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रहा है। अगर ये सब सच में ऑनलाइन वायरल हो गया तो उसकी यूनिफॉर्म उतरना तय था। मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो पसीना पोंछते हुए भीड़ को शांत करने की कोशिश करने लगा। उसने मेरी तरफ एक एहसानमंद वाली नजर से देखा और आखिरकार अपनी टीम को लेकर वहां से चुपचाप खिसक गया। दूर खड़ी उस मेबाक में लेंग रोबिंग बैनोकुलर से ये सारा कॉमिकल सीन देख रही थी। वो गुस्से से कांप रही थी। उसे पहली बार इस बात का एहसास हुआ था कि जिस पावर और पैसे पर उसे इतना गुरूर था वो इन आम लोगों के सामने कितना यूजलेस था। ये पूरा इंसिडेंट बहुत जल्दी रिकॉर्ड होकर इंटरनेट पर वायरल हो गया। इसका टाइटल बहुत ही क्लिकबेट था। एक एरोगेंट एक्स वाइफ ने अपने स्ट्रीट वेंडर एक्स हस्बैंड को बर्बाद करने के लिए कनेक्शंस का यूज किया, लेकिन पब्लिक ने उसे करारा तमाचा जड़ दिया। उस वीडियो में मेरी कामनेस, शेंशन की कमाल की एक्टिंग, लोगों का सपोर्ट और उन ऑफिसर्स की बेबसी एकदम साफ नजर आई थी। बिना किसी प्लान के इंटरनेट पर मेरी एक ऐसे डिवोटेड बाप की इमेज बन गई जिसे उसकी जालिम बीवी ने धोखा दिया था। मेरे स्टॉल का बिजनेस पहले से भी ज्यादा एक्सप्लोड कर गया। कई लोग तो सिर्फ मुझे सपोर्ट करने के लिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट से ट्रैवल करके आ रहे थे और साथ ही मेरी उस जहरीली एक्स वाइफ को जमकर गालियां भी दे रहे थे। लेंग रूबिंग का ये प्लान उसी पर भारी पड़ गया था। लगातार मिली इन दो हारों ने उसे डीप सेल्फ डाउट में डाल दिया था। वो ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि जो इंसान पहले किसी कचरे की तरह था वो उसे छोड़ने के बाद अचानक से इतना बदल कैसे गया। उसने अपनी असिस्टेंट को ऑर्डर दिया कि घर से निकाले जाने के बाद शेन लैंग ने जो कुछ भी किया है उसकी पूरी रिपोर्ट निकाली जाए। बैंक स्टेटमेंट्स, सोशल रिकॉर्ड्स, स्पेंडिंग हैबिट्स, सब कुछ। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट देखकर वो पूरी तरह से शॉक में थी। पहले वाले शेन लैंग के बैंक का सारा पैसा सिर्फ बार्स और शराब में उड़ता था, लेकिन अब वाले शेन लैंग का एक एक एक्सपेंस एकदम क्लियर और ट्रैक पर था। ग्रोसरीज और कुकिंग टूल्स खरीदने के अलावा उसने अपना सारा पैसा शेन के लिए टॉयज और स्नैक्स लेने में लगाया था। उसने शराब और जुआ सब छोड़ दिया था, मानो वो कोई दूसरा ही इंसान बन गया हो। लेंग रूबिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने दिमाग में चल रहे हजारों सवालों के साथ वापस अपनी फैमिली मैंशन लौट गई। लेंग फैमिली के ओल्ड मास्टर, जो शीन शीन के ग्रेट ग्रैंडफादर भी थे, वो अपने उस परपोते से बहुत प्यार करते थे। डिनर टेबल पर ओल्ड मास्टर ने अपनी टेंशन में बैठी पोती को देखा और एक गहरी सांस ली। रूबिंग, तुम्हारे और शाओ लैंग के बीच जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लैंग रूबिंग ने अपनी चॉपस्टिक्स को कसकर पकड़ लिया और कुछ नहीं बोली। तभी ओल्ड मास्टर ने अपने बटलर से एक डॉक्यूमेंट फाइल मंगवाई। इसे एक बार ध्यान से देखो। लैंग रूबिंग ने फाइल ओपन की। उसमें एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और कुछ हाई रेजोल्यूशन फोटोज थी। उन फोटोज में शेन लैंग एक अजीब सी दिखने वाली औरत के साथ होटल के बाहर खड़ा था। यही वो फोटोज थीं जो उनकी मैरिज को तोड़ने का आखिरी ट्रिगर बनी थी। उस वक्त वो इतनी ज्यादा फ्यूरियस थी कि उसने शेन लैंग की एक भी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी और सीधा उसे घर से निकाल दिया था। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट साफ बता रही थी कि वो फोटो उसके बिजनेस राइवल जाओ त्यान्यू ने एआई टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाई थी। वो औरत जाओ त्यान्यू ने ही भेजी थी। शेन लैंग को स्टार्ट से लेकर एंड तक बस फ्रेम किया गया था। उन फोटोज को पकड़े हुए लेंग रूबिंग के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। आखिरकार गलती उसी की थी। उसने अपने ही हाथों से अपने हस्बैंड की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसे याद आया कि कैसे पहले उसका बेटा शेन शिन लैंग को देखते ही ऐसे छुप जाता था जैसे बिल्ली को देखकर चूहा छुपता हो, और अब वही लड़का एक छोटे बॉडीगार्ड की तरह उसे प्रोटेक्ट करता है। पहली बार उसके अंदर गिल्ट का एक ऐसा तूफान उठा जिसने उसे पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। वो अपनी गलती सुधारना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे हर प्रॉब्लम को पैसों से सॉल्व करने की आदत थी, इसलिए उसने सीक्रेटली एक 6 फिगर प्राइस वाला टॉप टियर फूड ट्रक ऑर्डर किया और उसे सीधा मेरे स्टॉल वाले स्पॉट पर डिलीवर करवा दिया। वो ट्रक फुली इक्विप्ड
और एकदम ब्रांड न्यू था। मेरी उस खटारा ट्राइसाइकिल के सामने वो ट्रक किसी महल जैसा लग रहा था। डिलीवरी वाले ने बताया कि ये किसी ऐसी लेडी ने भेजा है जो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती। मैंने उस ट्रक को देखा, मुस्कुराया और पलटकर अपने कस्टमर्स वाले चैट ग्रुप में एक मैसेज ड्रॉप कर दिया, आप सबके लगातार सपोर्ट के लिए थैंक्स। आज हम एक लकी ड्रॉ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। प्राइज है एक ब्रांड न्यू लग्जरी फूड ट्रक। रूल, आज की बिल रसीद से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ग्रुप में जैसे धमाका हो गया। मैंने उस ट्रक को उसी वक्त ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया था। मैंने उसे एक पब्लिक रिवॉर्ड की तरह दे दिया। साथ ही मैंने एक कमेंट भी पिन कर दिया था, बिना किसी मेहनत के मिला हुआ बड़ा तोहफा हमेशा भारी पड़ता है, खासकर वो चीजें जिनका ओरिजिन अननोन हो, उन्हें इस्तेमाल करने में कोई सुकून नहीं है। दूसरी तरफ लेंग रूबिंग के असिस्टेंट ने ग्रुप मैसेज का स्क्रीनशॉट उसे लाकर दिखाया। मेरी वो अननोन ओरिजिन वाली लाइन पढ़कर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो। उसे इस बात का बहुत गहरा अफसोस हुआ कि वो शन लैंग के बारे में असल में कुछ नहीं जानती। आखिरकार वो लग्जरी ट्रक वेन्या ने लकी ड्रॉ में जीत लिया। जाहिर सी बात है वो उसे नहीं रख सकती थी, इसलिए हमने डिस्कस करके उस ट्रक को बेच दिया और सारे पैसे एक ऑर्फनेज में डोनेट कर दिए। इस इंसिडेंट के बाद मेरा और वेन्या का बॉन्ड और भी स्ट्रांग हो गया। वो अक्सर काम के बाद मेरे स्टॉल पर मेरी हेल्प करने आती थी। वो लेंग रूबिंग की तरह बिल्कुल नहीं थी। वो ऐसी लड़की थी जिसने कभी कोई भारी काम नहीं किया था, फिर भी वो मेरे लिए सब्जियां धोती, कस्टमर्स को पानी सर्व करती और एकदम रिफ्रेशिंग लेमन टी बनाती। शिनशिन तो पूरी तरह से उसका फैन हो चुका था। उसने उसे वेन्या सिस्टर बुलाना छोड़ दिया था और अब उसे वेन्या मॉम कहने लगा था। एक दिन लेंग रोबिंग फिर से आई। इस बार उसने अपना डिजाइनर सूट उतार दिया था और कैजुअल क्लोथ्स पहने उठी। उसके चेहरे पर कोई मेकअप तक नहीं था। वो लाइन में सबसे पीछे एक नॉर्मल कस्टमर की तरह खड़ी थी। जब उसकी बारी आई तो उसने सिर झुकाए हुए एक अजीब सी आवाज में कहा, एक पोर्शन सोरफुल चावल। मैं उसे चावल पैक करके देने ही वाला था कि तभी शेनचिन ने वेन्या का हाथ पकड़ा और भागता हुआ मेरे पास आया। अपना सिर उठाते हुए उसने बड़ी ही क्लियर आवाज में कहा, डैड देखिए, वेन्या मॉम आज फिर हमारी हेल्प करने आई हैं। वेन्या मॉम की बनाई हुई लेमन टी पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट है। वेन्या मॉम, ये शब्द सुनते ही लेंग रोबिंग की बॉडी एकदम फ्रीज हो गई। वेन्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने फौरन एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बेबी ऐसे कुछ भी मत बोलो। लेकिन शेनचिन ने उसकी टांगों को कसकर पकड़ लिया और लेंग रोबिंग को एक चैलेंजिंग लुक देते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं पता, आप ही मेरी वेन या मॉम हो। आप उस औरत से लाख गुना बेटर हो जो सिर्फ कोल्ड वाटर पीती है और जिसे ये तक नहीं पता होता कि उसका अपना बेटा बीमार है। बच्चों की बातें मासूम होती हैं, लेकिन ये लफ्ज किसी तीर की तरह दिल के आर पार हो गए। लेंग रोबिंग का चेहरा पल भर में कागज की तरह सफेद पड़ गया। मैंने उनके बीच चल रहे इस इंटेंस टेंशन को पूरी तरह इग्नोर किया। मैंने बस मुस्कुराते हुए शमशिम के सिर को थपथपाया और बहुत ही नेचुरली वेन्या के हाथ से वो लेमन टी का ग्लास ले लिया। थैंक्स फॉर द हार्ड वर्क। मेरी आंखों में एक जेंटलनेस थी और आवाज में एक सुकून। लेंग रूबिंग ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। वो वहीं खड़ी हम तीनों को घूरती रही, मुझे, वेन्या को और अपने खुद के बेटे को। वो नज़ारा इतना परफेक्ट था मानो हम ही एक असली फैमिली हों। और वो किसी आउटसाइडर की तरह लग रही थी जिसकी वहां कोई जगह नहीं थी। एक अजीब सी जलन और गुस्से का तूफान उसके सीने में फटने लगा। ये जेलसी थी। उसने अपने फिस्ट इतने कसकर भींच लिए कि उसके नेल्स उसकी हथेलियों में चुभने लगे। खाना ऑर्डर करने का उसका सारा प्लान धुएं की तरह उड़ चुका था। वो बिना एक भी लफ्ज कहे पलटी और वहां से चली गई। उसकी वो पीछे मुड़ती हुई परछाई एक हारी हुई और अकेली औरत की लग रही थी। उस खाली और सुनसान विला में वापस लौटकर उसने खुद को अपने ऑफिस में लॉक कर लिया। अपनी लाइफ में पहली बार उसने उस रात की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी। वो रात भर उस अंधेरे में अकेले बैठकर रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था, आखिर शेन शीन की असली माँ तो वो है, फिर वो किसी और औरत को मॉम क्यों बुला रहा है। और उससे भी बड़ी बात, जब उसने शेन लैंग को किसी और औरत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए देखा तो उसके दिल में इतना भयानक दर्द क्यों हुआ। लेंग रोबिंग ने खुद फील्ड में उतरने का डिसीजन ले लिया। उसने पूरी रात इंटरनेट पर बस एक ही चीज सर्च की, अपने एक्स को वापस कैसे पाएं, और अगले ही दिन उसने अपनी उस बेवकूफ़ी भरी परफॉर्मेंस की शुरुआत कर दी। मूव नंबर 1, फ्लावर्स। एक डिलीवरी ट्रक सीधा हमारे स्टॉल वाले चौराहे पर आकर रुका। फ्लावर शॉप के लड़कों ने 999 खूबसूरत रेड रोजेज उतारे और सीधा मेरे स्टॉल के सामने ढेर लगा दिया। वो नज़ारा इतना ग्रैंड था कि आसपास के सब लोग हमें घूरने लगे। उस कार्ड पर लिखा था, शेन लैंग, क्या हम एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। नीचे लेंग रोबिंग का नाम इतने बोल्ड लेटर्स में लिखा था मानो वो पूरी दुनिया को चीख चीख कर ये बताना चाहती हो। मैंने अपना लाउडस्पीकर उठाया और पूरी भीड़ के सामने अनाउंस किया, मेरी एक्स वाइफ ने ये फूल भिजवाए हैं लेकिन मैं इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आज यहाँ आने वाली हर खूबसूरत फीमेल कस्टमर को एक रोज फ्री मिलेगा। सबको मिलेगा ये, और इस खुशी में शेयर कीजिए। अगले ही सेकंड लड़कियों की भीड़ चीयर करते हुए आगे बढ़ी और देखते ही देखते वो सारे रोजेस खत्म हो गए।
कुछ ही दूरी पर अपनी कार में बैठी लेंग रोबिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। मूव नंबर 2, बुकिंग द एंटायर प्लेस। उसने अपने असिस्टेंट को भेजा जिसने आकर मेरे सामने एक ब्लैंक चेक फेंक दिया। प्रेसिडेंट लिंग आज के लिए आपका पूरा स्टॉल बुक करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि आप सिर्फ उनके लिए खाना बनाएं। मैंने वो चेक वापस उसकी तरफ खिसका दिया। मेरा खाना सिर्फ उनके लिए है जो सच में इसे खाना चाहते हैं। मैं उन लोगों को खाना नहीं बेचता जो पैसों की पावर दिखाना चाहते हैं। अगर खाना है तो जाकर लाइन में लगो। जब यहां से भी उसे बेइज्जती सहनी पड़ी तो वो अपना तीसरा मूव लेकर आई, एक्सीडेंटल एनकाउंटर्स। उसने रोजाना अजीब से डिजाइनर सूट्स और हाई हील्स पहनकर मेरे स्टॉप पर आना शुरू कर दिया। वो मेरी हेल्प करने की कोशिश करती ताकि हमारे बीच की दूरी कम हो सके, लेकिन रिजल्ट, या तो वो मेरा सीक्रेट सोया सॉस गिरा देती या फिर अपनी उन हाई हील्स के साथ उस ऑयली जमीन पर फिसलने वाली होती और मजबूरन मुझे उसे बचाना पड़ता। शिन शिन ने तो उसका एक निकनेम ही रख दिया था, ट्रबल मेकर। उसने बकायदा एक ट्रबल मेकर ऑब्जर्वेशन डायरी बना ली थी जिसे उसने टेप से मेरी ट्राइसाइकिल पर चिपका दिया था। उस पर टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग में लिखा था, मंडे ट्रबल मेकर ने सोया सॉस गिरा दिया। डैड का मूड खराब हो गया। ट्यूसडे ट्रबल मेकर बुरी तरह गिरने वाली थी। डैड ने उसे पकड़ा और वो ब्लश करने लगी, कितनी स्टूपिड है। वेंसडे ट्रबल मेकर ने प्याज काटने की कोशिश की और रोने लगी। ये तो मुझसे भी बड़ी क्राई बेबी है। ये डायरी हमारे इस चीट स्टॉल का सबसे नया अट्रैक्शन बन गई थी। लोग खाना खाने से पहले आकर चेक करते थे कि डायरी में कोई नया अपडेट आया है या नहीं। रोज रोज सरेआम बेइज्जत होने के बाद भी लेंग रोबिंग की बेशर्मी का लेवल बस बढ़ता ही जा रहा था। उसने शेनशिन को भी ब्राइब करने की कोशिश की। वो उसके लिए लेटेस्ट लेगो सेट्स और सबसे महंगी आरसी कार्स लेकर आई। शेनशिन ने वो गिफ्ट्स लिए और उसी के सामने पड़ोस के एक बच्चे को दे दिए। इस तरह के लो टेक टॉयज तो मैंने 3 साल की उम्र में ही खेलना छोड़ दिए थे। उसने शेनशिन को बेड टाइम स्टोरी सुनाने की भी कोशिश की ताकि वो अपने अंदर की माँ को वापस जगा सके। लेकिन जब वो शेनशिन के बेड पर बैठी और उसने स्टोरी बुक उठाई तो उसके मुंह से क्या निकला, हमारी कंपनी की थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल रिपोर्ट के हिसाब से 15% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। शेनशिन को ये सुनकर नींद आने लगी और आखिरकार वो वेनिया के दिए हुए टेडी बेयर को गले लगाकर सो गया। मैं उस औरत को देख रहा था जो कभी इतनी घमंडी हुआ करती थी और अब हम बाप बेटे के लिए एक के बाद एक ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकतें कर रही थी। मेरे दिल में कोई रिवेंज वाली खुशी नहीं थी, बस एक अजीब सी हंसी आ रही थी। एक रात वो फिर से अजीब तरीके से सब्जियां धो रही थी। शायद हाई हील्स में बहुत देर तक खड़े रहने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ा, उसके हाथ से नाइफ फिसला और सीधा उसकी उंगलियों की तरफ गिरने लगा। मेरी धड़कन रुक गई। मैंने बिना कुछ सोचे फौरन झपट्टा मारा और उसकी रिस्ट को कसकर पकड़ लिया। उसकी रिस्ट गर्म और बेहद नाजुक थी। वो नाइफ एक तेज आवाज के साथ जमीन पर जा गिरा। वो एकदम शॉक में थी और मैं भी। हमारे डिवोर्स के बाद ये हमारा पहला इतना क्लोज फिजिकल कांटेक्ट था। मैं उसकी वो प्रीमियम परफ्यूम की खुशबू फील कर सकता था जिसमें अब स्टॉल के तेल मसालों की हल्की सी महक भी मिल गई थी। एक पल के लिए पूरा एटमॉस्फेयर एकदम भारी सा हो गया। उस एक्सीडेंटल टच की वजह से हमारे बीच का टेंशन थोड़ा सा कम हो गया था। लेंग रोबिंग ने अब पागलों की तरह हरकतें करना बंद कर दिया था। वो बस चुपचाप रोज मेरे स्टॉल पर आती और ऐसे छोटे माइनस मोटे काम करती जिनसे मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे कस्टमर्स के लिए खाना पैक करना या टेबल साफ करना। वो अब भी थोड़ी क्लमजी थी, लेकिन कम से कम अब कोई बड़ा तमाशा नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि शायद अब लाइफ ऐसे ही शांति से कट जाएगी, लेकिन तभी जाओ तियानियों की एंट्री हो गई। जाओ तियानो लेंग रोबिंग का सबसे बड़ा बिजनेस राइवल और वही इंसान जिसने उन फेक फोटोज से हमें फ्रेम किया था। उसे ना जाने कहां से भनक लग गई कि लेंग रोबिंग एक स्ट्रीट वेंडर के पीछे भाग रही है। उसे लगा जैसे ये उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती है। एक ऐसा लूजर जिसे उसने अपनी उंगलियों पर नचाया था, एक ऐसा आदमी जिसे लेंग रोबिंग ने कचरे की तरह बाहर फेंक दिया था, उसे वापस लेंग रोबिंग का अटेंशन कैसे मिल सकता है। वो जेलसी से पागल हो रहा था। उसने मुझे पूरी तरह बर्बाद करने का प्लान बना लिया। एक दिन कैप और मास्क पहना हुआ एक आदमी मेरे स्टॉल पर आया और उसने खाना ऑर्डर किया। उसने मुश्किल से 2 बाइट सिखाई होंगी कि वो अचानक जोर से चिल्लाता हुआ उछला और उसने बोल को जोर से जमीन पर पटक दिया। व्हाट द हेल, तुम्हारे इस खाने में कॉकरोच है। उसने जमीन पर गिरे हुए खाने की तरफ उंगली उठाते हुए चिल्लाकर कहा। उस फैले हुए खाने के बीच सच में एक मरा हुआ काला कॉकरोच पड़ा था। आसपास के सारे कस्टमर्स शॉक में आ गए। वो आदमी वहीं नहीं रुका। उसने फौरन अपना फोन निकाला और मेरे चेहरे पर कैमरा तान दिया। धोखेबाज, मैं तुझे एक्सपोज करूंगा। सब लोग देखो, इस फेमस स्टॉल के खाने में कॉकरोचेस निकल रहे हैं। वो वीडियो आग की तरह इंटरनेट पर वायरल हो गया और पब्लिक ओपिनियन पलक झपकते ही बदल गया। जो आदमी कल तक इंटरनेट पर सबका सिंपैथी ले रहा था, वो रातों रात एक घटिया और गंदा ब्लैक हार्टेड वेंडर बन गया। हेल्थ डिपार्टमेंट के फोन्स लगातार बजने लगे। कुछ ही देर में मेरे स्टॉल पर एक नोटिस चिपका दिया गया, ऑर्डर टू सस्पेंड बिजनेस फॉर रेक्टिफिकेशन। ये सब देखकर भी मैं एकदम काम था।
मुझे पता था कि ये जाओ टियान्यू का ही अटैक है। उस सफ़ेद सील को देखकर शनशिन पहली बार उपड़ा। वो इसलिए नहीं रो रहा था कि हमारा बिजनेस बंद हो गया है, बल्कि इसलिए रो रहा था क्योंकि उसे लगा कि मेरे साथ बहुत अनफेयर हुआ है। उसने मेरी टांगों को कसकर पकड़ लिया और बुरी तरह सुबकते हुए बोला, डैड, वो लोग बहुत बुरे हैं। आपका बनाया हुआ खाना सबसे क्लीन होता है। डैड, क्या हमें अब फिर से भीख मांगनी पड़ेगी? मैंने उसे गोद में उठाया और उसके आंसू पोंछे मेरी आंखों में एक खतरनाक ठंडक थी। नहीं बेटा, तुम्हारा डैड किसी को भी हमें बुली नहीं करने देगा। वैन यह खबर सुनते ही सबसे पहले वहां पहुंची। उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, बस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, शन लैंग, मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। दूसरी तरफ लैंग रूबिंग ने जैसे ही न्यूज देखी, उसे एक सेकंड में समझ आ गया कि ये जॉ तियान्यू का ही काम है। गुस्से का एक भयानक तूफान उसके सीने में धधकने लगा। कोई उसे बुली करे, वो ये बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन जो इंसान उसके अपनों को बुली करे, उसे वो जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसने सीधा जाओ तियान्यू का नंबर डायल किया। ये तुमने किया है। दूसरी तरफ जाओ तियान्यू एक बहुत ही एरोगेंट हंसी हंसा। हाँ प्रेसिडेंट लैंग, सरप्राइज? मैं बस आपको ये दिखाना चाहता था कि आप जिस इंसान के पीछे भाग रही हैं उसकी असली औकात क्या है। वो बस एक कीड़ा है जिसे मैं अपने जूतों के नीचे कभी भी कुचल सकता हूँ। लैंग रोबिंग, मेरी मानो तो उससे दूर रहो, वरना अगली बार कॉकरोच सिर्फ खाने में नहीं मिलेगा। ये एक क्लियर थ्रेट थी। लैंग रोबिंग ने फोन काट दिया। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था, लेकिन वो मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन देने नहीं आई और ना ही उसने इंटरनेट पर कोई स्टेटमेंट दिया। वो सीधे अपनी कंपनी गई और अपने सारे कोर एग्जीक्यूटिव्स की एक मीटिंग बुलाई और एक सीधा सा ऑर्डर पास किया, सारे बैकअप प्लान्स एक्टिवेट कर दो। मुझे टियान्यू ग्रुप 3 दिन के अंदर इस शहर से पूरी तरह मिटा हुआ चाहिए। जाओ तियान्यू को लगा था कि वो जीत गया। वो मेरे बर्बाद होने का तमाशा देखना चाहता था। वो चाहता था कि लैंग रोबिंग घुटनों के बल उसके सामने आए। लेकिन उसने दो बहुत बड़ी गलतियां की थी। फर्स्ट, मैं 3 साल पहले वाला वो लूजर नहीं था जिसे कोई भी कुचल दे। सेकंड, उसने एक सच में पागल औरत से पंगा ले लिया था। मेरी ट्राईसाइकिल पर मैंने पहले ही एक 360 DEGREE हिडन कैमरा इंस्टॉल कर रखा था। ये मैंने स्टॉल लगाने के पहले ही दिन से प्लान किया हुआ था, सिर्फ ऐसे ही किसी ट्रैप से बचने के लिए। उस आदमी के लाइन में लगने से लेकर चुपके से अपने बोल में कॉकरोच डालने और फिर वो सारा ड्रामा क्रिएट करने तक का एक एक एक्शन कैमरा में क्रिस्टल क्लियर रिकॉर्ड हो चुका था। मैंने पुलिस को कॉल नहीं किया। पुलिस का प्रोसेस बहुत स्लो होता है। मुझे सबसे फास्टेस्ट तरीके से इंटरनेट पर इस नैरेटिव को पलटना था। मैंने उस इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट किया जो पिछली बार आई थी। उसी रात मैंने ट्रूथ रिवील करने के लिए एक लाइव स्ट्रीम स्टार्ट किया। उस स्ट्रीम में मैंने ना तो कोई सिंपैथी गेन करने की कोशिश की और ना ही किसी पर चलाया। मैंने सबसे पहले उन्हें अपनी इंग्रेडिएंट्स प्रेप करने की जगह दिखाई जो किसी 5 STAR होटल किचन के स्टैंडर्ड की थी। सारा सामान क्लिंग फिल्म में नाइसली पैक्ड था, अलग अलग कंटेनर्स में स्टोर्ड था, रॉ और कुक्ड आइटम्स पूरी तरह सेपरेट थे। और फिर मैंने वो पूरी अनकट CCTV फुटेज प्ले कर दी। सॉलिड एविडेंस। किसी को फेम करने का वो पूरा घिनौना खेल लाखों व्यूअर्स के सामने पूरी तरह एक्सपोज हो गया था। लाइव चैट के कमेंट्स शक से होते हुए शॉक और फिर भयंकर गुस्से में बदल गए। डैम, ये तो सीधा सीधा ट्रैप है। कितना डिस्गस्टिंग है। इस आदमी को ढूंढ कर निकालो। बॉस के साथ बहुत गलत हुआ है। बॉस को जस्टिस मिलना चाहिए। #जस्टिस फॉर सॉरोफुल चावल वाला हैशटैग पिछली बार से भी कहीं ज्यादा स्पीड से ट्रेंडिंग टॉपिक्स में नंबर 1 पर पहुंच गया। और जिस वक्त मैं अपना लाइव स्ट्रीम कर रहा था, ठीक उसी वक्त टियान्यू ग्रुप के खिलाफ एक फाइनेंशियल स्टॉर्म भी शुरू हो चुका था। लैंग रोबिंग ने लैंग ग्रुप के सारे रिसोर्सेज और कनेक्शंस लगा दिए थे। उसने बहुत ही प्रिसाइजली तियान्यू ग्रुप के फेक अकाउंट्स और टैक्स इवेजन के पक्के सबूत ढूंढ निकाले और उन्हें सीधा अथॉरिटीज को फॉरवर्ड कर दिया। उसने कई इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर स्टॉक मार्केट में तियान्यू ग्रुप के शेयर्स पर एक रूथलेस अटैक किया। रातों रात तियान्यू ग्रुप का स्टॉक बुरी तरह क्रैश हो गया और वो बैंक्रप्सी की कगार पर पहुंच गए। अगले दिन सुबह सुबह टैक्स डिपार्टमेंट और इकोनॉमिक क्राइम यूनिट के ऑफिसर्स ने तियान्यू ग्रुप की बिल्डिंग को सील कर दिया। जाओ तियान्यू को सीधे इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट कर लिया गया। वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, चारों तरफ से घिर चुका था और अब उसके पास में छोटे से स्टॉल को परेशान करने का कोई टाइम नहीं था। मेरे स्टॉल से वो बैन हटा लिया गया। जिस दिन मैंने स्टॉल वापस ओपन किया, उस दिन पहले से डबल कस्टमर्स आए। बहुत से लोग तो सिर्फ खाना खाने नहीं आए थे, वो बस खास तौर पर मुझे ये बोलने आए थे, बॉस कीप फाइटिंग। मैं अपने स्टॉल पर वापस लौटी उस रौनक को देख रहा था और मुझे अच्छे से पता था कि इसके पीछे लैंग रूबिन का हाथ है। हमारे बीच अब एक अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग बन चुकी थी, एक ऐसी केमिस्ट्री जिसे लफ्जों की जरूरत नहीं थी। वो स्ट्रीट कॉर्नर पर अपनी उस नॉर्मल सी ब्लैक कार में बैठी मुझे दूर से देख रही थी। मेरी कॉन्फिडेंट स्माइल देखकर और स्टॉल के सामने वापस लंबी लाइन देखकर उसे पहली बार किसी के साथ साइड बाय साइड फाइट करने की वो कमाल की फीलिंग आ रही थी।
शेनशन अपने छोटे से स्टूल पर सीने पर हाथ बांधे ऐसे खड़ा था जैसे कोई जंग जीत कर आया जनरल हो। वो कस्टमर्स के सामने बड़े घमंड से अनाउंस कर रहा था, मेरे डैड को बर्बाद करना चाहते थे, पहले मेरी मॉम से तो निपट लेते। फिर वो थोड़ा अटका, मेरा मतलब है मेरी फ्यूचर की न्यू मॉम से। समझ गए ना आप लोग? भीड़ एक बार फिर प्यार से हंस पड़ी। जाओ तियानियों का चैप्टर बहुत जल्दी क्लोज हो गया और चीजें वापस नॉर्मल हो गई। लेंग रोबिंग भी अब शायद समझदार हो गई थी। उसने वो फालतू के सीईओ वाले ट्रिक्स आजमाने बंद कर दिए थे। अब वो बस रोजाना चुपचाप लाइन में लगती, खाना खरीदती और कभी कभी थोड़े छोटे मोटे काम में हेल्प कर देती। वो ज्यादा बातें नहीं करती थी, लेकिन उसकी आंखों की वो ठंडक अब गायब हो चुकी थी। मैं भी कभी कभी उससे एक दो बातें कर लेता, कभी मौसम के बारे में या फिर शनशीन ने किंडरगार्टन में क्या मजे किए उसके बारे में। हमारे बीच का वो अग्रेसिव टेंशन अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। मुझे लगा कि शायद अब हमारे रिश्ते धीरे धीरे सुधर जाएंगे, लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर हो गया। आधी रात को शनचिन अचानक रोते हुए उठा। उसका छोटा सा चेहरा सफेद पड़ गया था। वो पेट पकड़कर बेड पर गोल गोल घूम रहा था। उसे लगातार उल्टियां हो रही थीं। मैं बुरी तरह डर गया। मैंने उसे गोद में उठाया और सीधा हॉस्पिटल की तरफ भागा। देर रात के इमरजेंसी रूम में भी भारी भीड़ थी। रजिस्ट्रेशन क्यू फीस। अपने बेटे की तपती हुई बॉडी को पकड़े हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। उस पैनिक में ना जाने मुझे क्या हुआ, मैंने बिना सोचे समझे लैंग रूइंग का नंबर डायल कर दिया। कॉल ऑलमोस्ट इंस्टेंटली पिक हो गई। हेलो। उसकी आवाज में अभी भी वो नींद वाली भारीपन थी। बेबी बीमार है, हम सिटी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में हैं। मेरी बात पूरी होते ही दूसरी तरफ से कॉल कट हो गई और सिर्फ एक डेड टोन सुनाई दी। 20 मिनट से भी कम टाइम में हाई हील्स की तेज आवाज गूंजने लगी जो धीरे धीरे पास आ रही थी। लेंग रूबिंग अभी भी अपने सिल्क नाइट गाउन में थी जिसके ऊपर उसने हड़बड़ी में एक ट्रेंच कोट पहना हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर जरा भी रंग नहीं था। वो भागती हुई मेरे पास आई। हॉस्पिटल के बेड पर ड्रिप लगे हुए अपने बेटे को बेहोशी की हालत में देखकर उसकी आंखें उसी वक्त लाल हो गईं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो अपने बेटे को छूना चाहती थी, लेकिन आधा हाथ बढ़ाकर ही वो रुक गई। वो पूरी तरह से हेल्पलेस लग रही थी। ये कैसे हो गया? क्या हमें इसे सबसे बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए? मैं अभी पूरे शहर के टॉप पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करने के लिए बुलाती हूँ। उसे अपनी फिक्र दिखाने का बस यही एक तरीका आता था। शेनशिन ने नींद में ही बड़बड़ाते हुए धीरे से कहा, वेन्या सिस्टर, मेरा दिल भारी हो गया और मुझे मजबूरन वेन्या को भी कॉल करना पड़ा। कॉल रिसीव करते ही वेन्या भी फौरन हॉस्पिटल पहुंच गई। आते ही उसने बहुत परफेक्टली एक टॉवल को गुनगुने पानी में भिगोया और हल्के हाथों से शेनशिन के माथे और हथेलियों को पोंछने लगी। उसने शेनशिन का छोटा सा हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत ही जेंटल आवाज में उसे स्टोरी सुनाने लगी। उसकी इस सूदिंग प्रेजेंस से शनशिन के माथे की सिकुड़न धीरे धीरे गायब हो गई और वो गहरी नींद में सो गया। ये सब होते हुए लेंग रुओबिंग बस एक साइड में खड़ी रही, मानो वो कोई एक्स्ट्रा आउटसाइडर हो। वो वेन्या के उस केयर और एक्सपीरियंस को देख रही थी और फिर अपने खुद के पैनिक और यूजलेसनेस को महसूस कर रही थी। एक बहुत ही भारी हेल्पलेसनेस की फीलिंग ने उसे पूरी तरह घेर लिया था। वो हजारों लोगों की एक पूरी बिजनेस एम्पायर चला सकती थी, लेकिन जब उसका अपना बेटा बीमार पड़ा तो उसे ये तक नहीं पता था कि उसे क्या करना है। ये सब देखकर मेरे मन में अजीब से इमोशंस उठ रहे थे। मैं लेंग रूबिन की आंखों में वो जेन्युइन फिक्र और दर्द देख पा रहा था, लेकिन साथ ही मैंने ये भी देखा कि वो एक माँ के तौर पर कितनी बड़ी फेलियर थी। उसने हमारे लिए जो कुछ भी किया था वो सब मेरी नज़रों के सामने था, लेकिन उसने जो घाव दिए थे वो भी उतने ही असली थे। मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। मैंने कि अगले दिन मॉर्निंग शिफ्ट थी, इसलिए बेबी की कंडीशन स्टेबल होने के बाद वो वहां से चली गई। अब इमरजेंसी रूम के उस कॉरिडोर में सिर्फ मैं और लेंग रोबिंग अकेले थे। हवा में हॉस्पिटल की वो अजीब सी दवाइयों वाली महक थी। वहां इतनी शांति थी कि हम एक दूसरे की सांसें तक सुन सकते थे। हम बस वैसे ही खड़े रहे, किसी ने एक लफ्ज नहीं कहा। बहुत देर बाद आखिरकार लेंग रोबिंग ने साइलेंस तोड़ा। उसकी आवाज बुरी तरह बैठी हुई थी। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। उसने अपना चेहरा घुमा लिया और मेरी तरफ देखने के बजाय कॉरिडोर के आखिर में उस अंधेरी खिड़की की तरफ देखने लगी। मुझे बचपन से ही एक एयर की तरह ट्रेन किया गया था। उसकी टोन एकदम फ्लैट थी, मानो वो किसी और की कहानी सुना रही हो। मुझे अपनी पसंद की चीजें करने की परमिशन नहीं थी, फ्रेंड्स बनाने की परमिशन नहीं थी, कोई भी ऐसा इमोशन फील करने का राइट नहीं था जो मेरे जजमेंट को वीक कर दे। सबने मुझसे बस यही कहा कि मुझे कोल्ड ब्लडेड बनना होगा, मुझे स्ट्रांग बनना होगा। तुमसे शादी करना ग्रैंडपा का डिसीजन था, कंपनी के शेयर्स को सिक्योर करने के लिए। पहले दिन से ही मैं तुम्हें लेकर बायस थी। जाओ त्यानियों के उस जाल ने मेरे उस शक को और भी पक्का कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता कि किसी से प्यार कैसे करते हैं और एक माँ कैसे बनते हैं, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, मुझे लगा था कि मैं बस अपनी लाइफ से ट्रबल को दूर कर रही हूँ,
लेकिन रोज उस खाली पड़े घर में वापस लौटने पर जब मुझे मेरे बेबी की वो टूटी फूटी आवाज में मॉम सुनाई नहीं दी, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने हाथों से अपनी इकलौती फैमिली को घर से निकाल दिया है। उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे जब मैंने तुम्हें और उसे उस स्ट्रीट स्टॉल पर इतनी खुशी से हंसते हुए देखा। जब मैंने देखा कि वो कितनी आसानी से किसी और को मॉम बुला रहा है, तो जेलसी ने मुझे पागल कर दिया। आखिरकार वो पलटी और उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें एकदम लल थीं, आंसुओं से भरी हुई, लेकिन बड़ी स्टबर्नेस के साथ उन आंसुओं को गिरने से रोक रही थी। मैंने उसे पहले कभी ऐसे नहीं देखा था। वो लेंग रोबिंग की एक ऐसी वल्नरेबिलिटी थी जो पूरी तरह से नहीं थी। शिनलांग, मैं आज यहाँ तुमसे माफी मांगने नहीं आई हूँ। मैं बस तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि मैं गलत थी। मैं पूरी तरह से गलत थी। मेरे दिल को जैसे किसी भारी चीज ने जोर से हिट किया। मेरे सामने खड़ी ये औरत और मेरी मेमोरीज में बसी वो एरोगेंट, रूड और ठंडी सीईओ धीरे धीरे एक हो रही थी और फिर टूट कर बिखर रही थी। मैं बहुत देर तक चुप रहा। फिर मैंने अपनी पॉकेट से एक टिश्यू पेपर का पैकेट निकाला, उसमें से एक टिश्यू खींचा और उसकी तरफ बढ़ा दिया। इसे पोंछ लो। कल सुबह बेटे को अपनी यह हालत मत देखने देना, वरना वो सोचेगा कि तुम फिर से प्यास काटते हुए रोने लगी। वो एकदम सुन्न रह गई। उसने वो टिश्यू लिया और अपना सिर झुका लिया। उसका एक गर्म आंसू सीधा मेरी हथेली पर आ गिरा। अगले दिन जब शेनशीन की आंख खुली तो उसने बेड के पास बैठे मुझे और लेंग रोबिंग को देखा। हम दोनों की आंखों के नीचे एग्जैक्ट सेम डार्क सर्कल्स थे। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई। डैड ट्रबल मेकर, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? लैंग रूबिंग का चेहरा अचानक से शर्म से लाल हो गया, जो कि बहुत रेयर था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते वक्त उसने बहुत नेचुरली शेनशन का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शीन शिन ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और डर कर मेरे पीछे छुप गया। वो बस अपनी आंखों से उसे घूर रहा था, मानो वो कोई खतरा हो। लेंग रूबिंग का हाथ हवा में ही अजीब तरह से रुक गया। मैं नीचे झुका और अपने बेटे की आंखों में देखते हुए बहुत सीरियसली बोला, बेटा, डैड ने इस प्रेसिडेंट लेंग को एक और चांस देने का डिसीजन लिया है। शनशिन ने अपना सिर टेढ़ा किया, उसके चेहरे पर कंफ्यूजन था। मैंने अपनी बात कंटिन्यू की, आज से ये हमारी ट्रेनी मॉम है। जब ये अपना प्रोबेशन पीरियड पास कर लेंगी तभी इन्हें ऑफिशियल मॉम की पोजीशन मिलेगी। और आपका टेस्ट ये है कि आप ही हैं। लेंग रूबिंग हैरान रह गई और फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे किसी डूबते हुए इंसान को कोई तिनका मिल गया हो। उसने जोर से अपना सिर हिलाया, मुझे मंजूर है, मैं टेस्ट के लिए तैयार हूँ। शेनशी ने अपने हाथ सीने पर बांधे और किसी बॉस की तरह लेंग रूइंग को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने अपना गला साफ किया और एक स्ट्रिक्ट नेता वाली आवाज में कहा, ठीक है ट्रेनी मॉम नंबर 1, अब मैं तुम्हें तुम्हारा पहला टास्क देता हूँ। आज घर जाकर तुम्हें मेरे लिए खाना बनाना है। कंडीशन यह है कि खाना भले ही बहुत टेस्टी ना हो, लेकिन वो बुरा नहीं होना चाहिए। क्या तुम ये कर सकती हो? लैंग रूबिंग के चेहरे पर पल भर के लिए परेशानी दिखाई दी, लेकिन फिर उसने एकदम स्ट्रेट खड़े होकर किसी सोल्जर की तरह मिलिट्री सैल्यूट किया। मिशन एक्सेप्टेड। मैं पूरी कोशिश करूंगी। इन दोनों बाप बेटे का ये नाटक देखकर मेरी हंसी छूट गई। मैं खड़ा हुआ और लैंग रोबिन की तरफ पलट कर बोला, बाय द वे, मेरा टेस्ट सिर्फ एक ही है। वो मुझे बहुत नर्वस होकर देखने लगी। तुम ये कब सीखोगी कि बिना प्यास काटे भी कैसे रोया जाता है? लैंग रोबिंग ने मेरी तरफ देखा, फिर शेनशिन के उस सीरियस चेहरे को देखा। सुबह की उस हल्की हल्की धूप में, उस सदियों पुरानी बर्फीली ज्वालामुखी में आखिरकार हलचल होने लगी थी। उसके हमेशा टाइट रहने वाले होंठ बहुत ही क्लमजली लेकिन पूरी सच्चाई के साथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठे और एक छोटी सी कच्ची सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। वो कोई परफेक्ट स्माइल नहीं थी, लेकिन वो उसके आज तक के किसी भी एक्सप्रेशन से कहीं ज्यादा गहरी थी। मुझे पता था कि हमारी कहानी तो बस अभी शुरू ही हुई थी। मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड एक साथ ट्रांसमाइग्रेट हो गए। वो इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी का सालों पहले खोया हुआ बेटा बना, जो कि इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। और मैं उसी अमीर परिवार का हेड बटलर बन गया। आज मुझे ऑर्फनेज से असली यंग मास्टर को घर वापस लाने का ऑर्डर मिला था। जैसे ही हमारी नजरें मिली, मेरे दोस्त ने मुझे फौरन पहचान लिया। अरे भाई, ये तो तू है। मुझे हैरान देखकर उसने धीरे से अपना सीक्रेट कोड बोला, कॉड जेड लिक्विड वाइन। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने खुशी से पागल होते हुए रिप्लाई किया, एक कप 180 का। उसकी आंखों में एक चमक आ गई और उसने टेस्ट कंटिन्यू रखा, एक बड़ा धमाका। पूरे गांव वालों को खाना खिलाओ, मैंने जवाब दिया। उसने एक गहरी सांस ली। मैं तो बस घर पर ब्रेक डांस कर रहा था और बटलर ने मेरी टांगें तोड़ दी। डैम ब्रो, ये सच में तू ही है? मेरा दोस्त रोते हुए मेरे गले लग गया। थैंक गॉड। मुझे लगा मैं इस दुनिया में अकेला ही फंस गया हूं और अब मुझे बस धक्के खाने पड़ेंगे। अब हम दोनों मिलकर इस अमीर घर में राज करेंगे। मैं एक्साइटमेंट से लाल हो चुका था। मैं उससे और बातें करने ही वाला था कि तभी ऑर्फनेज की डायरेक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेकर बाहर आई। उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। उसने मुझे साइड में खींचा और धीरे से माफी मांगते हुए बोली, बटलर फैंग, प्लीज गुस्सा मत होइएगा। जुआंग बिफान थोड़ा मुंहफट है,
लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्या मतलब? वो अपने माथे का पसीना पोंछने लगी। उसने सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, बस हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज उस बच्चे की बातों का बुरा मत मानिएगा। आखिर वो जुआंग फैमिली का असली यंग मास्टर है। आप उसे वापस लेकर जाएंगे ना, प्लीज? उसकी बातों से ऐसा लग रहा था मानो वो किसी बहुत बड़े सिरदर्द से छुटकारा पाना चाहती हो। मैंने अपना सिर घुमाकर देखा। ऑर्फनेज के सारे टीचर्स और बच्चे मुझे ऐसी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे, मानो मैं कोई भगवान हूं जो उन्हें बचाने आया हो। ऑफ कोर्स, मैं आज चेयरमैन के ऑर्डर पर एल्डेस्ट यंग मास्टर को घर वापस ले जाने ही आया हूं। आप टेंशन मत लीजिए। मैंने मुस्कुराते हुए कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसे ध्यान से चेक किया और फिर उस पर बॉस का ऑफिशियल स्टैंप लगा दिया। ये देखते ही डायरेक्टर ने चैन की सांस ली और वो खुशी के मारे रोने लगी। पूरे ऑर्फनेज में जैसे आजादी का जश्न मनने लगा। खुशी से सब जोर जोर से चिल्लाने लगे, यहां तक कि गेट पर बंधा हुआ वो बड़ा सा पीला कुत्ता भी अपनी पिछली दो टांगों पर खड़ा होकर खुशी से उछलने लगा। उन सबकी चीयर्स के बीच मैं और मेरा दोस्त कार में बैठ गए। भाई, तूने यहाँ ऐसा क्या कांड कर दिया कि ये लोग तुझे ऐसे विदा कर रहे हैं जैसे कोई बीमारी जा रही हो? मैंने हंसते हुए पूछा। मेरे दोस्त ने एक इवल स्माइल दी। कुछ खास नहीं, बस उन पर अपनी पावर्स टेस्ट कर रहा था। फिर उसने मुझे पिछले 6 महीनों की कहानी सुनाई, जब से वो इस असली यंग मास्टर की बॉडी में आया था, जो पहले बस एक रोतलू और डरपोक बच्चा था। उसने अपनी जहरीली जबान से पूरे ऑर्फनेज की नाक में दम कर दिया था। उसने हर एक इंसान को इतनी गालियां दी थी कि वो वहां का नया बॉस बन गया था। डायरेक्टर से लेकर टीचर्स तक सबको उसने बुरी तरह परेशान कर रखा था। यहां तक कि वो पीला कुत्ता भी उससे इतना डरता था कि उसे खुश करने के लिए अपना ही खाने का बोल मुंह में दबाए घूमता था। मेरे दोस्त ने अपने हाथ सीने पर बांधे। उसके चेहरे पर एक बहुत ही घमंडी वाली स्माइल थी। हंसी आती है मुझे। उन लोगों को लगा था कि वो मुझे आसानी से बुली कर लेंगे। जब मैं ऑनलाइन गेम्स में लोगों की धज्जियां उड़ा रहा था तब वो लोग शायद पैदा भी नहीं हुए थे। वैसे फान युआन, तू भी ट्रांसमाइग्रेट हो गया, और वो भी एक बटलर के कैरेक्टर में? उसने हैरानी से पूछा। अरे पूछ मत यार। उस रात जब हम गेमिंग कर रहे थे तो हम दोनों इस घटिया नॉवेल की बुराई कर रहे थे ना। बस गेम खत्म होते ही मैं इस नॉवेल के अंदर आ गिरा। डैम, मेरे साथ भी सेम यही हुआ। उस वक्त मैंने कहा था ना कि इस स्टोरी का असली यंग मास्टर कितना बड़ा बेवकूफ है। अगर मैं उसकी जगह होता तो उस फेक यंग मास्टर और उस पार्शल फैमिली की धज्जियां उड़ा देता। हाँ, और मैंने कहा था कि अगर मैं बटलर होता तो मैं उन सबकी टांगे तोड़ देता। तो देख, हमारी बातें सच हो गईं। वो सोल ट्रांसमाइग्रेशन के जरिए इस नॉवेल के मेन कैरेक्टर की 13 साल की बॉडी में आया था और मैं अपनी ही बॉडी के साथ डायरेक्ट यहाँ आ गिरा था। इसीलिए उसने मुझे तुरंत पहचान लिया। लेकिन नॉवेल के हिसाब से असली यंग मास्टर को तब घर वापस लाया जाता है जब वो 18 साल का होने वाला होता है। ये 5 साल पहले कैसे हो गया? ये सब आधा महीने पहले मेरी एक मास्टर स्ट्रोक की वजह से हुआ है, जिसने पूरी स्टोरी की टाइमलाइन बदल दी। वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, अभी तू अपने चेयरमैन को कॉल कर। और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। कॉल कनेक्ट होते ही मेरा दोस्त रोने की एक्टिंग करने लगा। मॉम डैड, मुझे आपकी बहुत याद रही है। आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? क्या मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ? क्या आप मुझसे नफरत करते हैं? उसकी ये बेचारी सी रोती हुई आवाज सुनकर चेयरमैन और उनकी वाइफ का दिल पिघल गया। मेरा प्यारा बच्चा, मॉम और डैड अभी कंपनी के काम से विदेश में है। हमने न्यूज़ देखी थी और हमने तुम्हारी बहन और बटलर को तुम्हें घर लाने के लिए भेज दिया है। तुम हमारे वो खजाने हो जिसे हमने सालों तक तलाशा है, हमसे नफरत कैसे कर सकते हैं? चेयरमैन की वाइफ रोते हुए उसे चुप कराने लगी। मैंने सही मौका देखकर बात काटी। सर, मैडम एल्डेस्ट मिस आज मेरे साथ ऑर्फनेज में आई। उन्होंने कहा कि उनका सिर्फ एक ही भाई है, यंग मास्टर शाओ यू। उन्होंने मुझे एल्डेस्ट यंग मास्टर को घर लाने से भी मना किया था और कहा था कि अगर मैं उन्हें लेकर आया तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। क्या बकवास है। तभी वो मेरा फोन नहीं उठा रही थी। उसे घर आने दो, मैं उसे सीधा करूंगा। चेयरमैन गुस्से से चिल्लाए। मेरे दोस्त ने मौका देखकर और जोर से रोना शुरू कर दिया। लगता है सिस्टर मुझे पसंद नहीं करती। मैं वापस ऑर्फनेज चला जाता हूँ। मेरा प्यारा बच्चा, तुम बिना किसी डर के घर जाओ। मैं भी देखती हूँ कि वो नालायक लड़की तुम्हारा क्या बिगाड़ती है। चेयरमैन की वाइफ गुस्से से बोली। बटलर फांग, आज से मेरी बात ध्यान से सुन लो। फैन फैन की प्रोटेक्शन तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो भी उसे परेशान करे उसे सीधा कर देना। यही तो मुझे सुनना था। मैंने फौरन हाँ कर दी। उन दोनों ने मेरे दोस्त को थोड़ा और चुप कराया और फोन काट दिया। जॉन फैमिली के मैंशन में पहुंचते ही हमने देखा कि वो फेक यंग मास्टर तौलिया लपेटे हुए रोता रोता स्विमिंग पूल में कूद रहा है। डैम, ये साला सिंपैथी गेन करने के लिए सुसाइड का नाटक कर रहा है। मेरे दोस्त ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूल में नहाने की? मैं फौरन भागा और मैंने पूल का क्विक ड्रेन वाल्व पूरी ताकत से खींच लिया। पलक झपकते ही वो फेक यंग मास्टर पानी के एक भयानक भंवर में फंस गया और पागलों की तरह गोल गोल घूमने लगा। तौलिया तो पता नहीं कहाँ उड़ गया। बचाओ ब्लब ब्लब, बचाओ मुझे, वो दहशत में हाथ पैर मारते हुए चिल्लाने लगा। शाओ यू। तभी मेरे दोस्त की सो कॉल्ड बहन जुआंग रुयान विला से बाहर भागती हुई आई।
लेकिन उसने देखा कि ज्वांग हायू चारों हाथ पैर फैलाए पूल के एकदम बॉटम में सफेद टाइल्स पर किसी उल्टे कछुए की तरह चिपका हुआ है। पानी का लेवल अब उसकी कमर से भी नीचे जा चुका था। मैंने एकदम से शॉक होने की एक्टिंग की और अपना मुंह हाथ से ढक लिया। ओह, तो ये सेकंड यंग मास्टर थे? मुझे लगा कोई बेशरम इंसान टॉवल पहनकर नहाने घुस गया है। शुक्र है मैंने पानी ड्रेन कर दिया, वरना सेकंड यंग मास्टर को कुछ हो जाता। एनीवे, मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये है आपके सगे भाई ज्वांग बिफान। सर और मैडम ने हमें इनका ख्याल रखने का ऑर्डर दिया है। मेरी बात पूरी होने से पहले ही ज्वांग रुयन ने मेरे दोस्त को एक नफरत भरी नजर से देखा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से ही शाओ यू की ये हालत हुई है। दफा हो जाओ यहाँ से। उसने मेरे दोस्त को धक्का दिया और ज्वांग हाओयू को बाहर निकालने के लिए पूल में कूदने लगी, लेकिन उस भयानक सक्शन फोर्स की वजह से उसका पैर फिसला और वो सीधी ज्वांग हाओयू के ऊपर जा गिरी। आह! ज्वांग हाओयू कुछ समझ पाता उससे पहले ही रुयान का सिर सीधा उसके चेहरे पर जा लगा। खून की एक तेज धार फव्वारे की तरह उसके मुंह से फूट पड़ी। ये नज़ारा देखकर मेरे दोस्त की जोर से हंसी छूट गई। हाँ, क्या कमाल का वेलकम है। एक ने डाइविंग की और दूसरे ने सीधा हेडशॉट मारा। ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग। वो तालियां बजाते हुए उसे चिढ़ाने लगा। सिस्टर, तुम्हारे इस टैलेंट को देखकर तो तुम्हें शाओलिन टेम्पल में हेडबट की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। मैं मॉम डैड से बात करूंगा कि तुम्हें पहाड़ों पर किसी गुरु के पास भेज दें। और हाँ छोटे भाई, ये मत कहना कि मैंने तुम्हें धक्का दिया था। मेरे पास पक्के सबूत हैं। मैंने मुस्कुराते हुए अपने सूट की पॉकेट से फोन निकाला और उसे जोंग रुयान के चेहरे के सामने कर दिया। यही सच है एल्डेस्ट मिस। सर और मैडम ने मुझे स्पेशली ऑर्डर दिया था कि मैं एल्डेस्ट यंग मास्टर के पहले दिन की पूरी वीडियो रिकॉर्ड करूं। तो जो कुछ भी अभी यहाँ हुआ है वो सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। जुआंग रुयान ने पलटकर फोन की स्क्रीन देखी और सच में उसमें सब कुछ रिकॉर्ड था। जुआंग हायू ने तौलिया लपेटा था और वो छुप छुप कर देख रहा था। जैसे ही हम पास आए, उसने जानबूझकर खुद को पूल में गिरा दिया। और सबसे भयानक बात यह थी कि वीडियो ऑलरेडी चेयरमैन के चैट बॉक्स में सेंड हो चुकी थी। अगले ही सेकंड चेयरमैन का वीडियो कॉल आ गया। वो गुस्से से दहाड़ रहे थे। जुआंग रुयान, क्या तुम ऐसे अपने सगे भाई का वेलकम करती हो? अगर तुमने उसे फिर से डराने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। चेयरमैन की वाइफ ने भी ठंडी आवाज में कहा, जुआंग हाओयू, अगर मुझे फिर से पता चला कि तुमने फैन फैन को परेशान करने के लिए ऐसी कोई घटिया चाल चली है तो तुम्हारा इस घर में रहना बंद हो जाएगा। तुम दोनों फैन फैन के साथ तमीज से रहना सीखो, वरना मेरे वापस आने पर तुम दोनों की खैर नहीं। ये आखिरी वार्निंग देकर चेयरमैन ने फोन काट दिया। जुआंग हायू की आंखों में अब एक असली डर था। वो फड़फड़ाते हुए खड़ा हुआ और अपना बहता हुआ खून पोंछते हुए बोला, आई एम सॉरी ब्रदर। मैं तो बस अपनी जान देकर अपनी गलती की माफी मांगना चाहता था। ये मेरी गलती है कि मैंने इतने सालों तक तुम्हारी जगह ली। मरने के अलावा मुझे और कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था जिससे तुम्हें सुकून मिल सके। मेरे दोस्त ने अपनी आंखें घुमाई और अपनी जहरीली जबान से फायर करना शुरू कर दिया। नाटक बंद कर। तेरा खून किसी सड़े हुए टमाटर की तरह बह रहा है और तू यहाँ बैठकर ग्रीन टी बिच वाली एक्टिंग कर रहा है। कितना डिस्गस्टिंग है। क्या मैंने तुझे ब्लेम किया? तू खुद ही ओवर एक्टिंग कर रहा है। तू क्या खुद को बैटमैन समझता है जो ऐसे सुसाइड का नाटक कर रहा है? तेरी शक्ल देखकर ही लगता है कि तू हमेशा ऐसे ही घटिया ट्रिक्स प्ले करता है। तेरे असली माँ बाप सच में बहुत बड़े जोकर होंगे जिन्होंने तेरे जैसे मजाक को पैदा किया। अगर तूने एक और फालतू बात की ना तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी माँ भी तुझे पहचान नहीं पाएगी। ओ, मैं तो भूल ही गया था, तेरी तो कोई माँ है ही नहीं। मैं तो कहूंगा कि जा और जाकर ऑनलाइन गेम्स खेल, शायद वहां तुझे कोई ऑनलाइन माँ मिल जाए जो तुझे तमीज सिखा सके। ये सब सुनकर जुआंग हायू का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो अपना सीना कर फिर से बेचारगी का नाटक करने लगा। दादा, तुम मुझे जो चाहे बोल सकते हो। अगर मेरी बेइज्जती करने से तुम्हारा गुस्सा शांत होता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बुरी तरह कांपने लगा और खांसते हुए खुद को कसकर पकड़ लिया। जुआंग रुयान फौरन पूल के किनारे पर चढ़ी एक तौलिया उठाया और उसे जुआंग हायू के ऊपर लपेट दिया। फिर वो मेरे दोस्त की तरफ गुस्से से देखते हुए चिल्लाए, जुआंग बिफान, शाओयू की यह हालत सिर्फ तुम्हारे सामने अपनी गलती सुधारने के लिए हुई है और तुम उसे माफ करने के बजाय इतनी गंदी गालियां दे रहे हो। सच कहते हैं, ऑर्फनेज में पले बढ़े लोग हमेशा गंवार ही रहते हैं। तुम्हें घर आए अभी आधा दिन भी नहीं हुआ है और तुमने पूरे परिवार में झगड़ा करवा दिया। मेरे दोस्त को अब सच में गुस्सा आ गया था। सिर्फ गालियां ही नहीं, मैं तुझे पीट भी सकता हूँ। क्या तूने सुबह लैक्सेटिव्स पी लिए थे जो तेरा मुंह गटर की तरह बह रहा है? मैं सबूत के साथ बात कर रहा हूँ और तू इसे झगड़ा करवाना कहती है। तेरा दिमाग तेरे घुटनों में है क्या? वैसे तेरा दिमाग देखने में तो किसी गटर जैसा ही लगता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तू उसमें कुछ भी कचरा भर लेगी। उसने बहुत ही गंदे एक्सप्रेशंस के साथ अपनी नाक बंद कर ली। जाकर पहले टॉयलेट क्लीनर से अपना मुंह धोकर आ। तेरी बदबू से ऐसा लग रहा है जैसे कोई गटर फट गया हो। जुआंग रियान का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। उसने अपना हाथ उठाया और मेरे दोस्त को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ी। मैं फौरन आगे आया और मैंने उसकी रिस्ट को कसकर पकड़ लिया और फिर मैंने अपने दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर एक के बाद एक कई जोरदार थप्पड़ जड़ दिए।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सर और मैडम ने ऑर्डर दिया है कि जो भी एल्डेस्ट यंग मास्टर को परेशान करेगा उसे मैं सीधा करूंगा। स्लैप स्लैप जोंग रुयन के गाल पूरी तरह से सूज चुके थे। वो एकदम शॉक में आ गई थी। फांग फांग बटलर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारो? गार्ड्स, कोई है? ये आखिर हो क्या रहा है यहाँ? उसने चीखते हुए बॉडीगार्ड्स को बुलाया। फांग बटलर ने अपनी हदें पार कर दी हैं। इसे पकड़ो। मैंने अपने दोनों हाथों की नकल्स को चटकाया। सर और मैडम का ऑर्डर है, जो भी एल्डेस्ट यंग मास्टर को छुएगा मैं उसे मारूंगा। जब तक बात जान लेने पर नहीं आती तब तक मुझे कोई नहीं रोक सकता। एल्डेस्ट मिस, अगर आपने एल्डेस्ट यंग मास्टर को छुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ट्रांसमाइग्रेट होने से पहले मैं नेशनल एमएमए चैंपियन था, और इस हेड बटलर के कैरेक्टर में आने के बाद तो मैंने अपनी ट्रेनिंग और भी सख्त कर दी थी। मैं रोजाना मैंशन के बॉडीगार्ड्स के साथ प्रैक्टिस करता था। सबको पता था कि फैंग बटलर अकेले 10 लोगों पर भारी है, और वो अपने नंगे हाथों से लोहे की रॉड भी मोड़ सकता है। मेरा एक खतरनाक रूप देखकर बॉडीगार्ड्स का कैप्टन डर कर पीछे हट गया। अगर ऐसी बात है तो हम इसमें दखल नहीं दे सकते, छोड़ो, रहने दो। तभी उन बॉडीगार्ड्स के पीछे खड़ी एक खूबसूरत लड़की, जिसकी हाइट लगभग जुआंग रुयान जितनी ही थी, सामने आई। शाओयू, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें इस तरह किसने मारा? ये शन योचू थी, उसी बॉडीगार्ड कैप्टन की बेटी जो नोवेल में फेक यंग मास्टर की चाटुकारिता करती है। वो और जुआंग हाओयू बचपन से साथ पले बड़े थे। वो खूबसूरत थी, इसलिए जुआंग हाओयू उसे बहुत पसंद करता था। ओरिजिनल स्टोरी में असली यंग मास्टर के वापस आने पर उसे शेन योचू से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। जब जुआंग हाओयू को ये बात पता चलती है तो वो शेन योचू का इस्तेमाल करके असली यंग मास्टर को टॉर्चर करता है। वो शन योचू को हमेशा असली यंग मास्टर के आसपास रहने को कहता है, और जब असली यंग मास्टर का दिल पूरी तरह उस पर आ जाता है तब वो अपना असली खेल शुरू करता है। जैसे जब वो दोनों बर्फीले पहाड़ों पर डेट के लिए गए थे तो जुआंग हाओई ने जानबूझकर शन योचू को वापस बुला लिया और असली यंग मास्टर को उस जमा देने वाली ठंड में अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। और जब उन्होंने कॉन्सर्ट देखने का प्लान बनाया था तो जुआंग हाओयू ने शन योचू को अपने साथ अम्यूजमेंट पार्क चलने पर मजबूर कर दिया। असली यंग मास्टर पूरी रात उस ठंड में कॉन्सर्ट के टिकट पकड़े हुए उसका इंतजार करता रहा और उसे भयानक निमोनिया हो गया। बाद में जब उन्हें पता चला कि चेयरमैन उसे अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे तो जुआंग हाओयू ने शेन योचू को भड़काया कि वो चेयरमैन को सेड्यूस करे। असली यंग मास्टर शेन योचू के प्यार में इतना अंधा था कि उसने अपने ही माँ बाप से बगावत कर दी। अगर मेरी शादी इससे नहीं हुई तो मैं इस जॉन्ग फैमिली का हिस्सा नहीं रहना चाहता। आखिरकार उसे घर से निकाल दिया गया और उन दोनों ने मिलकर उसे मार डाला। ये सब याद करके मेरे हाथों में खुजली होने लगी। मेरा मन कर रहा था कि मैं उसे जान से मार दूं। शनयोचू ने नोवेल की तरह ही अपने चेहरे पर एक बहुत ही घमंडी और कोल्ड लुक लाया और मेरे दोस्त की तरफ देखा। तो तुम हो जुआंग फैमिली के वो खोए हुए असली यंग मास्टर? क्या तुमने हायू को मारा है? अगर ये ओरिजिनल स्टोरी होती तो असली यंग मास्टर फौरन घबरा जाता, उसका चेहरा लाल हो जाता और वो हकलाते हुए अपना इंट्रोडक्शन देता। लेकिन अब मेरे दोस्त ने बस एक ठंडी हंसी हंसी, तू इसे शायू बुला रही है? मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे माँ बाप ने एक और कचरा गोद लिया है। बॉडीगार्ड्स के कैप्टन ने फौरन सफाई देनी चाहिए। एल्डेस्ट यंग मास्टर, ये मेरी बेटी है। ये और शाओयू बचपन से साथ ही पले बढ़े हैं, इसलिए शायद उसकी बात पूरी होने से पहले ही मेरा दोस्त उछला और उसने शन योचू के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। शट, एक मामूली बॉडीगार्ड की बेटी की इतनी हिम्मत कि वो मुझसे ऐसे बात करे? क्या तू पिछले जन्म में कोई अंडरवेयर थी जो इतना शो ऑफ कर रही है? तुझे यह हक किसने दिया? फैंग बटलर, इस एहसान फरामोश लड़की की टांगे तोड़ दो। यस एल्डेस्ट यंग मास्टर। मैं पलटा और मैंने पूल के पास रखी एक लकड़ी कुर्सी उठा ली। मैंने कुर्सी को सीधा शन योचू की टांगों पर पूरी ताकत से दे मारा। क्रैक, वो कुर्सी टूटकर चकनाचूर हो गई। आह! जो शन योचू एक सेकंड पहले तक इतनी एटीट्यूड में थी, वो अब जमीन पर गिरकर अपनी टांगे पकड़े हुए बुरी तरह चीख रही थी। तुम इतने छोटे होकर भी इतने बुरे कैसे हो सकते हो? मैं अभी जाकर चेयरमैन और मैडम को सब कुछ बताऊंगी। जुआंग फैमिली तुम्हारे जैसे जंगली और बदतमीज इंसान को कभी अपना बेटा नहीं मानेगी। अभी भी जबान चल रही है, इसका मुंह तोड़ दो। मैंने एक टूटी हुई कुर्सी फेंके नीचे बैठा और पूरी ताकत से उसके मुंह पर लगातार थप्पड़ मारने लगा। स्लैप स्लैप स्लैप। शन यूचू के गाल सूजकर लाल हो गए और उसके होठों से खून रिसने लगा। उसकी आंखों में जो घमंड था वह पूरी तरह खौफ में बदल चुका था। जुआंग हाओयू ये सब देखकर बुरी तरह डर गया। चीजें उसके प्लान के हिसाब से बिल्कुल नहीं चल रही थीं। वो फौरन मेरे दोस्त के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए भीख मांगने लगा। ब्रदर प्लीज, उसे मारना बंद करो, ये सब मेरी गलती है। यूचू सिस्टर ने जो भी कहा वो सिर्फ गुस्से में कहा था, वो आपका अपमान नहीं करना चाहती थी। बॉडीगार्ड्स का कैप्टन भी फौरन झुककर माफी मांगने लगा। तब जाकर मेरे दोस्त ने अपना हाथ हिलाया। ठीक है, अब आगे से याद रखना, मुझसे पंगा मत लेना। मुझे नींद आ रही है। फांग बटलर, मुझे मेरे रूम में ले चलो। यस सर। मैंने अपनी हंसी रोकी और उसे उसके रूम में ले गया।
रूम में पहुंचने के बाद मैंने उससे पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्या मास्टर स्ट्रोक खेला था कि चेयरमैन ने उसे 5 साल पहले ही ढूंढ लिया। उसने बताया कि एक हफ्ते पहले कुछ ब्लॉगर्स ऑर्फनेज में थैंक्सगिविंग एंड लव नाम का डोनेशन लाइव स्ट्रीम करने आए थे। उन्होंने शर्त रखी थी कि सारे बच्चों को रोते हुए अपने दुखड़े सुनाने होंगे ताकि व्यूअर्स को सिंपैथी आए और वो ज्यादा से ज्यादा डोनेट करें। जब मेरे दोस्त की बारी आई तो उसने रोने के बजाय कैमरा के सामने हंसते हुए कहा, वाओ, कोई ये सब देखेगा तो उसे लगेगा कि ये ऑर्फनेज नहीं बल्कि कोई एक्टिंग स्कूल है। श्वांग फैमिली के लोग भी इतना रोधो नहीं करते होंगे। क्या डोनेशन मांगने का कोई और डिसेंट तरीका नहीं है? अगर आप लोग कहें तो मैं आप सबके लिए एक स्टैंड अप कॉमेडी शो कर दूं। उसकी इस एक हरकत ने उस पूरे इवेंट की धज्जियां उड़ा दी। हैशटैग ऑर्फनेज डीमन किंग शो नाम का हैशटैग इंटरनेट पर बुरी तरह वायरल हो गया। चेयरमैन और उनकी वाइफ ने भी वो वीडियो देखा और इसी वजह से उन्होंने उसे 5 साल पहले ही ढूंढ लिया। ओरिजिनल स्टोरी में भी असली यंग मास्टर को ढूंढने का मौका मिला था, लेकिन जुआंग हाओयू और जुआंग रुयान की चालबाजियों की वजह से उस लाइव स्ट्रीम में से असली यंग मास्टर का वीडियो कट कर दिया गया था और इसी वजह से उसे घर आने में 5 साल और लग गए थे। इस इंसिडेंट और आज जो कुछ भी हमने किया उसकी वजह से स्टोरी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। मैंने अपने दोस्त को वार्निंग दी कि उसे आगे भी ऐसे ही स्मार्ट मूव्स खेलने होंगे। वो हंसा, डरने की क्या बात है, जब हम दोनों साथ हैं तो कोई हमें नहीं हरा सकता। अगले 1 महीने तक जुआंग हायू, जुआंग रुयान और शेन योचू ने ओरिजिनल स्टोरी की तरह ही हमें फंसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार हमने उनकी जमकर धुलाई की और सारे सबूत रिकॉर्ड करके चेयरमैन को भेज दिए। उन तीनों को चेयरमैन से इतनी भयानक डांट पड़ी कि उन्होंने फिर कभी हमारे खिलाफ कोई चाल चलने की हिम्मत नहीं की। मेरे दोस्त ने चेयरमैन के अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड से मेरे लिए ढेरों एक्सपेंसिव कपड़े, घड़ियां और एक्शन फिगर्स खरीदे। उसने मुझे एक लिमिटेड एडिशन सुपर कार भी गिफ्ट की। 1 महीने बाद जब चेयरमैन और उनकी वाइफ विदेश से लौटे तो जॉन हॉली रोता हुआ उनके गले लग गया और उसने हमारे खिलाफ शिकायतों का पहाड़ खड़ा कर दिया, लेकिन उन दोनों ने उसे बहुत ही कोल्डली खुद से दूर कर दिया। हमें सब पता है, फैन फैन ने जो भी किया बिल्कुल सही किया। जुआंग फैमिली के वारिस को ऐसा ही स्ट्रांग और रूथलेस होना चाहिए। और मेरे बारे में मुझे भी शाबाशी मिली और चेयरमैन ने मुझे ऑफिशियल तौर पर मेरे दोस्त का पर्सनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया। अब कहानी एक बिल्कुल ही नए डायरेक्शन में जा रही थी। अगले 3 सालों तक मेरे दोस्त ने उस एलीट स्कूल में जुआंग हाओयू को हर चीज में बुरी तरह पछाड़ दिया। अपनी पास्ट लाइफ के 10 साल के एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस और इस नॉवल की स्टोरी याद होने की वजह से वो हर फील्ड में टॉप पर था। टीचर्स और स्टूडेंट्स सब उसे पसंद करते थे। उसने चेयरमैन को उन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने की सलाह दी जो फ्यूचर में बूम करने वाली थी और चेयरमैन की दौलत दोगुनी हो गई। जब वो 16 साल का हुआ तो चेयरमैन और उनकी वाइफ ने डिसाइड किया कि 2 साल बाद वो पूरी दुनिया के सामने अनाउंस करेंगे कि जुआंग फैमिली का आधा हिस्सा मेरे दोस्त का होगा। यहाँ तक कि जुआंग रियन, जो हमेशा उससे नफरत करती थी, वो भी अचानक से उसके करीब आने लगी। लेकिन हमें पता था कि उसके इरादे ठीक नहीं है। अगले 2 सालों में जोंग रियान और शेन योचू, जो अब बॉडीगार्ड्स की नई कैप्टन बन चुकी थी, दोनों मेरे दोस्त के आगे पीछे घूमने लगी। जोंग हायू को सबने पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। मजबूरन उसे भी मेरे दोस्त के सामने एक अच्छे भाई का नाटक करना पड़ा। और मुझे मुझे भी अब सब लोग इतनी इज्जत देते थे जितनी चेयरमैन को मिलती थी। आखिरकार मेरे दोस्त का 18th बर्थडे आ गया। चेयरमैन ने पूरे शहर के सारे वीआईपीएस को इस ग्रैंड पार्टी में इनवाइट किया था। जैसे ही चेयरमैन ये अनाउंस करने वाले थे कि वो मेरे दोस्त को कंपनी के शेयर्स देने जा रहे हैं, तभी बॉडीगार्ड्स का पुराना कैप्टन बुरी तरह घायल हालत में वहां पहुंच गया। उसने पूरी ताकत से चेयरमैन की तरफ देखकर चिल्लाया, सर, अब बहुत बड़े धोखे में है। जुआंग बिफैन आपका असली बेटा नहीं है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सब लोग शॉक में थे। चेयरमैन ने हैरानी से पूछा, ओल्जो, तुम तो फॉरेन कंट्री में अपनी रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे थे ना, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? और तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? चेयरमैन की वाइफ को भी बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, मेरे बेटे के हाथ पर चांद की शेप का बर्थ मार्क है जो उसे बचपन से है। क्या हम अपने ही बेटे को पहचानने में गलती करेंगे? तुम्हें इस पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया है। गार्ड्स, इसे बाहर फेंको। बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े ही थे कि शन यूचू ने उन्हें रोक दिया। उसकी आंखें लाल थीं। वो फौरन चेयरमैन के पैरों में गिर पड़ी और जोर से बोली, सर, मैंने ही अपने डैड को अंदर आने दिया है। मैं नहीं चाहती कि आप और धोखा खाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि मेरे डैड की बात सुन लें। मेरे डैड फॉरेन कंट्री में अपनी रिटायरमेंट एंजॉय करने नहीं गए थे। मैडम ने उन्हें धमकी देकर जुआंग फैमिली से बाहर निकाला था, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मैडम और फैंग बटलर को एक साथ आपत्तिकर हालत में देख लिया था। ये सुनते ही पूरे हॉल में जैसे कोई बम फट गया। सब लोग एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे और उन सबकी नजरें सीधा मुझ पर आकर टिक गईं। मैं एक ही पल में पूरी पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया। अरे क्या बकवास कर रही हो? मैं इन सालों में हमेशा फैन के साथ ही रहा हूं। मुझे किसी और चीज का टाइम कहाँ था? क्या तुम पागल हो गई हो?
मैंने बहुत गुस्से से कहा, और वैसे भी मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? मेरा दोस्त ही ज्वांग फैमिली का फ्यूचर हेयर है। मैं उस पर फोकस करूंगा या किसी और चीज पर? मैं मन ही मन सोचने लगा। चेयरमैन की वाइफ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों ये क्या बकवास कर रहे हो? 3 साल पहले तुमने खुद रिटायरमेंट मांगी थी। अगर तुम्हारी बातों में जरा भी सच्चाई होती तो क्या मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारी जगह कैप्टन बनने देती? क्या मैं तुम दोनों को आज यहाँ खड़े होकर ये बकवास करने का मौका देती? बॉडीगार्ड कैप्टन ने अपने शरीर पर लगे घावों की तरफ इशारा करते हुए कांपती हुई आवाज में कहा, ये घाव ही मेरा सबूत है। जब मैंने आपको और फैंग बटलर को स्टडी रूम में आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, तो आपने मेरे बेटे की जान की धमकी देकर मुझे नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया था, और मुझे धमकी दी थी कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। आपने जबरदस्ती मुझे विदेश भेज दिया, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे जान से मरवाने के लिए गुंडे भेजेंगी। उसने चेयरमैन की तरफ मुड़कर अपनी विदेश की झूठी कहानी सुनाना शुरू कर दी। उसने कहा कि चेयरमैन की वाइफ लगातार उस पर नजर रख रही थी, और फिर मेरे भड़काने पर उन्होंने उसे जान से मारने का डिसीजन लिया ताकि मेरा दोस्त जुआंग ग्रुप की आधी प्रॉपर्टी आराम से हथिया सके। जुआंग बीफान आपका असली बेटा नहीं है सर, वो मैडम और फैंग बटलर का बेटा है। उसकी ये बात सुनकर मेरी और चेयरमैन की वाइफ दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे दोस्त ने सबसे पहले रिएक्ट किया और उसे गालियां देना शुरू कर दिया। तेरा दिमाग घुटनों में है क्या? फैंग बटलर अभी सिर्फ 29 साल का है, और तेरी इस घटिया लॉजिक के हिसाब से जब वो 11 साल का था तब उसने मेरी मॉम के साथ मिलकर मुझे पैदा कर दिया। अपनी बात सुन रहा है तू? ओए बुड्ढे, अगर तूने यहाँ खड़े होकर एक और झूठ बोला ना, तो मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगा। तभी जुआंग रियान अपनी हाई हील्स खटखटाते हुए आगे आई और उसने चेयरमैन के हाथ में डॉक्यूमेंट्स का एक बंडल थमा दिया। डैड, उम्र तो फेक भी हो सकती है। मैंने बहुत पहले ही इस फॉन्ग बटलर की असली आइडेंटिटी का पता लगाने के लिए लोग लगा दिए थे। उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हुए चेयरमैन का चेहरा और भी ज्यादा काला पड़ने लगा। तुम मुझे अभी एक्सप्लेन करोगी कि ये सब क्या है? चेयरमैन की वाइफ का गुस्से से बुरा हाल था। मेरे और फॉन्ग बटलर के बीच ऐसा कुछ नहीं है। फैन फैन हमारा ही बेटा है। हमने डीएनए टेस्ट करवाया था, क्या तुम भूल गए? लेकिन चेयरमैन ने एक ठंडी हंसी हंसी। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट फेक बनवाना तुम्हारे लिए कौन सा मुश्किल काम है? आखिर तुमने इस फैंग बटलर की पूरी बैकग्राउंड डिटेल्स ही मिटा दी हैं। उन्होंने गुस्से से वो डॉक्यूमेंट्स अपनी वाइफ की तरफ फेंक दिए। चेयरमैन की वाइफ ने जब उन्हें पढ़ा तो वो भी पूरी तरह शॉक में थी। उन डॉक्यूमेंट्स में एम कंट्री की मेरी फेक आईडी डिटेल्स थीं। उसमें मेरी उम्र मेरी असल उम्र से 8 साल ज्यादा लिखी थी, और सबसे बड़ी बात, एम कंट्री के एक हॉस्पिटल का डिलीवरी रिकॉर्ड भी था जिसमें एक लड़का पैदा होने की बात लिखी थी, और हस्बैंड के नाम के आगे साफ मायने साफ मेरा नाम लिखा हुआ था। अब समझ में आया। तभी तुम जिद कर रही थी कि हमें एम कंट्री में भी अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहिए, तो तुम उस वक्त इस आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। मैं भी सोचूं तुम बार माइनस बार वहां क्यों जाती थी। और जब तुम्हारी डिलीवरी होने वाली थी तो तुमने मुझे अपने साथ आने से मना कर दिया था, क्योंकि तुम्हें डर था कि मैं बच्चे का ब्लड ग्रुप देख लूंगा और तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी, है ना? और अब समझ आ रहा है कि उस लड़के को वापस देश लाने के सिर्फ 3 साल बाद ही वो गायब कैसे हो गया। ये सब तुम्हारी चाल थी। चेयरमैन का गुस्सा 7वें आसमान पर था, और इसीलिए 5 साल पहले जब तुम देश वापस आई तो तुमने इस फैंग को अपने साथ ला खड़ा किया और कहानी बनाई कि इसने तुम्हारी जान बचाई है। मैंने तभी सोचा था कि इतना जवान और फिट लड़का आखिर एक बटलर क्यों बनना चाहता है। जुआंग रुयान ने बीच में टोकते हुए कहा, इन सब ने मिलकर प्लान बनाया था। इन्होंने जानबूझकर जुआंग ग्रुप की मीडिया कंपनी को उस ऑर्फेनेज में लाइव स्ट्रीम के लिए भेजा ताकि वो इस जुआंग बेफान नाम के फेक लड़के को इस घर में ला सके। चेयरमैन को भी अब याद आ रहा था, 5 साल पहले जब ऑर्फेनेज में वो डोनेशन लाइव स्ट्रीम चल रहा था तो मेरे दोस्त का स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसके हाथ पर वो चंद के शेप का बर्थ मार्क साफ दिख रहा था। और उसी वक्त चेयरमैन की वाइफ ने उन्हें आवाज दी थी, सुनो, ये लड़का हमारे उस खोए हुए बेटे जैसा नहीं लग रहा। जबकि वो दोनों उस वक्त विदेश में इतने बिजी थे, फिर भी चेयरमैन की वाइफ ने जानबूझकर डोमेस्टिक न्यूज चेक करने की जिद की थी। अब ये सब एक सोची समझी साजिश लग रहा था। मॉम उस वक्त अब जानबूझकर डैड को अपने साथ विदेश ले गई थी ना, ताकि फॉन्ग बटलर आराम से अपनी उस बेटी को इस घर में ला सके और डैड को शक भी ना हो। जुआंग हाओयू भी रोते रोते अपनी ग्रीटी एक्टिंग करने लगा। तभी तो फैंग बटलर हमेशा ब्रदर को प्रोटेक्ट करता था। उसने मेरे और चू चू सिस्टर के लिए भी ऐसा ही किया। उसने कहा था कि ये मम डैड का ऑर्डर है। उसने कहा था कि जो भी ब्रदर को परेशान करेगा उसे वो मारेगा। शैन यूचू ने भी 5 साल पुराना वो वीडियो निकाल कर दिखा दिया। चेयरमैन सर देखिए, उस दिन फॉन्ग बटलर ने मेरी टांगे तोड़ने की कोशिश की थी। मैंने बस इतना कहा था कि जुआंग फैमिली कभी ऐसे बदतमीज लड़के को अपना वारिस नहीं मानेगी, और मेरी इस बात पर वो एकदम पागल हो गए और उन्होंने मुझे बुरी तरह मारा। अब समझ आ रहा है, मैंने उनकी सबसे दुखती रग पर हाथ रख दिया था।
तभी तो पिछले 5 सालों से ये दोनों इस घर में इतनी मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि मैडम हमेशा उन्हें सपोर्ट करती आई हैं। जॉन हॉयू ने चेयरमैन की तरफ मुड़कर रोते हुए कहा, डैड, भले ही मैं आपका अडॉप्टेड बेटा हूं, लेकिन मैं आपको सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। मैं आपके लिए किसी को भी धोखा नहीं दूंगा। मेरे दोस्त की हंसी छूट गई। वाह रे एक्टर्स, क्या एक्टिंग की है। अगर तुम लोगों को इतने सालों से पता था कि मैं एक नाजायज औलाद हूं, तो तुम सब मेरे आगे पीछे दुम क्यों हिला रहे थे? ये सारे सबूत तुम लोगों ने खुद फेक बनाए हैं। डैड, अगर आपको पुरानी डीएनए रिपोर्ट पर शक है, तो आप अभी किसी और से नई रिपोर्ट बनवा लीजिए। मेरी मॉम का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। मैंने भी आगे बढ़कर बहुत ही सीरियस टोन में कहा, सर, अगर आपको अभी भी शक है, तो आप मेरा और एल्डेस्ट यंग मास्टर का भी डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चेयरमैन का गुस्सा, जो अब तक 7वें आसमान पर था, इन बातों से थोड़ा शांत हुआ। उनका दिमाग अब रैशनली काम करने लगा था। उन्होंने शक भरी नजरों से जुआंग रियान, जुआंग हायू और शन योचू की तरफ देखा। फैन फैन सही कह रहा है। अगर तुम लोगों को इतने सालों से इसकी असलियत पता थी, तो तुम इसे मक्खन क्यों लगा रहे थे? तुम सीधा मुझे आकर बता सकते थे। इतने सालों तक चुप रहने की क्या जरूरत थी? शेन योचू एक कदम आगे आई। उसके चेहरे पर बहुत ही दुख भरे एक्सप्रेशंस थे। उसने ऐसे एक्टिंग की मानो वो बहुत बड़ा राज खोलने जा रहे हो। क्योंकि जुआंग बिफान मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, इसलिए मैंने रुयान और शॉयू को सच बताने से रोक रखा था। मुझे लगा था कि वो सच में मुझसे प्यार करता है, लेकिन अब समझ आया वो तो सिर्फ मुझे बेवकूफ बना रहा था। ये कहते हुए उसने अपना फोन निकाला और स्क्रीन पर चैट हिस्ट्री के बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स प्रोजेक्ट कर दिए। वो सारे स्क्रीनशॉट्स पिछले 2 सालों के थे, और उनमें मेरे दोस्त की तरफ से बहुत सारे रोमांटिक मैसेजेस थे। उनमें लिखा था, चूचू सिस्टर, मुझे आपसे बहुत प्यार है। जब मैं नया नया घर आया था, तब मैंने आपको मारा था, उसके सॉरी। चूचू सिस्टर, जब मैं एडल्ट हो जाऊंगा तो क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी? जब मुझे जोंग ग्रुप के शेयर्स मिल जाएंगे, तो हम अपना रिलेशन पब्लिक कर देंगे। तब मेरे मॉम डैड भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा है कि सिस्टर और मेरा छोटा भाई अब मेरे साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। अगर आप भी मेरे करीब रहेंगे तो किसी को शक नहीं होगा। चूचू सिस्टर, मैं सच में आपके प्यार में पागल हो गया हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। वो स्क्रीनशॉट्स देखकर पूरे हॉल में खलबली मच गई। डैम! तो क्या असली यंग मास्टर को अपनी बॉडीगार्ड की बेटी से प्यार हो गया? बकवास। अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है कि वो असली यंग मास्टर है भी या नहीं। शेन योचू ने बहुत ही दर्द भरी आवाज में मेरे दोस्त से कहा, तो मतलब तुमने मुझे ये सब सिर्फ इसलिए कहा था ताकि मैं सच ना बता दूं? तुम्हारा असल मकसद सिर्फ मेरा मुंह बंद रखना था, क्योंकि तुम्हें डर था कि मेरे डैड ने विदेश जाने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया होगा। बिफान, तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैं तो अपना दिल निकाल कर तुम्हें देने के लिए तैयार थी। तुमने मैडम से कहकर मेरे डैड को मरवाने की कोशिश क्यों की? उनके मरने के बाद जब तुम्हें चेयरमैन के शेयर्स मिल जाते, तो तुम्हारा अगला टारगेट मैं ही होती ना। मेरा दोस्त पूरी तरह से स्पीचलेस था। तेरे घर में शीशा नहीं है क्या? अगर नहीं है तो कहीं पानी में जाकर अपनी शक्ल देख ले। तेरा दिमाग तो किसी गधे जैसा है, और तू इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि तुझे लगता है मैं तुझ जैसी बेवकूफ को पसंद करूंगा। तूने फेक चार्ज बनाकर ये क्लेम किया है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तेरी स्किन कितनी मोटी है यार, इसे बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के काम में लेना चाहिए। बदसूरत होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने घटियापन से दूसरों को डिस्गस्ट मत कर। जुआन हॉयू फौरन शन योचू के सपोर्ट में आ गया। ब्रदर, तुम हमेशा चूचू सिस्टर के आसपास ही तो रहते थे, और तुमने मुझे वार्निंग भी दी थी कि मैं उससे दूर रहूं। क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि तुम उसे पसंद करते हो? और अब तुम मरे वो ग्रीन टी के बचे हुए कचरे। तुझे बीच में बोलने का हक किसने दिया? तेरे असली माँ बाप जरूर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स रहे होंगे, तभी उन्होंने तेरे जैसा फेल्ड एक्सपेरिमेंट पैदा किया। अगर तूने अब अपना मुंह खोला और मुझ पर कोई झूठा इल्जाम लगाया, तो मैं तेरी जबान काट दूंगा। जब मेरा दोस्त उसे गालियां दे रहा था, तभी मेरी तेज नजरों ने उस बड़ी स्क्रीन पर दिख रहे उन सबूतों में एक बहुत बड़ी गलती पकड़ ली। 1 मिनट रुको। मैंने अपने दोस्त का हाथ खींचा और बहुत ही लाउड और क्लियर आवाज में बोला, तुम लोग कह रहे हो कि डीएनए रिपोर्ट फेक हो सकती है, तो मैं कह रहा हूं कि ये चैट हिस्ट्री और इसके टाइम स्टैम्प्स भी फेक है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये सारे चैट सिर्फ पिछले 2 सालों के हैं। सबने उन स्क्रीनशॉट्स को ध्यान से देखा और मेरी बात सच निकली। अरे हाँ शिनयोचो, तुम तो हमेशा से जोंग हाओयू को पसंद करती थी, और उसके लिए तुमने मुझे गालियां भी दी थी। तो फिर पिछले 2 सालों से तुम अचानक मेरे इतने करीब क्यों आने लगी? ओहो, तो तुम इसी दिन का इंतजार कर रही थी। मेरा दोस्त तो पूरे फॉर्म में आ चुका था। तू डर रही थी कि अगर तूने पहले से मेरे करीब आने का नाटक नहीं किया, तो कोई भी तेरी इन फेक चैट्स पर भरोसा नहीं करेगा, है ना? डैम, ये तो बहुत तगड़ा प्लान था यार। मुझे अचानक से सब कुछ समझ में आ गया। मैंने चेयरमैन की तरफ देखकर कहा, सर, मुझे पता चल गया है कि 2 साल पहले जब आप और मैडम स्टडी रूम में बात कर रहे थे, तो दरवाजे के बाहर छुपकर कौन सुन रहा था? वो जुआंग रुयान थी।
2 साल पहले एल्डेस्ट मिस ने आपकी बातें सुन ली थी कि आप एल्डेस्ट यंग मास्टर के 18th बर्थडे पर उन्हें कंपनी के शेयर्स देने वाले हैं, और इसीलिए उसने इन दोनों के साथ मिलकर ये पूरी साजिश रची। मेरे दोस्त का भी दिमाग एकदम क्लियर हो गया। डैम, मुझे घर वापस आए 5 साल हो गए हैं। पहले 3 साल तक तुम लोग मेरे आगे माइनस पीछे दुम हिलाते रहे, और तुमने मेरी असली आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं की, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे फंसाने का कोई प्लान नहीं बनाया था, है ना? तुमने हार मान ली थी। तुम्हें पता था कि मॉम डैड मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए तुम मेरी चापलूसी कर रहे थे। लेकिन पिछले 2 सालों में जुआंग रुयान, तुझे डर था कि मैं तेरे शेयर्स हड़प लूंगा, इसलिए तूने इन लोगों के साथ मिलकर ये प्लान बनाया, ताकि आज मेरी 18th बर्थडे पार्टी में तू एक ही झटके में मुझे बर्बाद कर सके, ताकि मॉम डैड मुझे शेयर्स देने का प्लान कैंसिल कर दे, है ना? और अगर मैं बाद में अपनी आइडेंटिटी प्रूव भी कर देता, तो भी डैड के मन में शक का एक बीज तो बो ही दिया जाता, और फिर वो फांग बटलर को घर से बाहर निकाल देते, जिससे मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाता, और फिर फ्यूचर में तुम लोग मुझे आराम से बुली कर सकते थे। वो जितना बोल रहा था उसकी स्पीड उतनी ही तेज होती जा रही थी। डैड, आप किसी प्रोफेशनल हैकर को बुलाकर इन चैट्स को वेरीफाई करवाइए, सच सामने आ जाएगा। और हाँ, इस शेन योचू के डैड के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन करवाइए कि पिछले 3 सालों में वो असल में कहाँ था और किससे मिल रहा था। प्लीज डैड, अभी के अभी ऑर्डर दीजिए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और हाँ, मेरा और फैंग बटलर का भी डीएनए टेस्ट करवाइए। अगर मैं आपका असली बेटा हूं तो आपको मेरे और मॉम के लिए स्टैंड लेना ही होगा। चेयरमैन की वाइफ की आंखें भी लाल हो चुकी थीं। उन्होंने रोते हुए कहा, सुनो, अगर सच में इस लड़की ने फैन फैन को फंसाने की कोशिश की है, तो हम इसे इस घर से बाहर निकाल देंगे। हमारी ज्वांग फैमिली में ऐसे धोखेबाज और एहसान फरामोश लोगों की कोई जगह नहीं है। ज्वांग रुयान के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था। वो बुरी तरह घबरा गई और चीखने लगी, डैड, मैंने तो बस ये पता लगाया था कि फैंग बटलर और मॉम के बीच कुछ चक्कर है, इसलिए मुझे भाई की आइडेंटिटी पर शक हुआ था। मैंने जो भी किया सिर्फ आपको धोखे से बचाने के लिए किया। आप अपनी सगी बेटी को कैसे भूल सकते हैं? उसका ये रिएक्शन देखकर चेयरमैन समझ चुके थे कि असली खेल क्या है। उन्होंने फॉरेन कंट्री से एक टॉप मेडिकल टीम को बुलाने के लिए कॉल किया। कॉल खत्म करने के बाद उन्होंने जुआंग रियान को बहुत ही ठंडी नजरों से देखा। अभी कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है। तुम इतनी पैनिक क्यों कर रही हो? टेंशन मत लो। अगर फैन मेरा असली बेटा निकला और तुम्हारी मॉम का फैंग बटलर के साथ कोई चक्कर हुआ, तो मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। और अगर फैंग बटलर सच में इतने सालों से फॉरेन कंट्री में रह रहा था, तो मैं इसका भी सच पता लगा लूंगा। अगर ये सच निकला तो तुम्हारी मॉम ने उस पर जितने भी पैसे उड़ाए हैं, मैं वो सब रिकवर करके तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे दूंगा, और उन दोनों को धक्के मारकर घर से निकाल दूंगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। श्वांग रुयान के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसका चेहरा पूरी तरह से उतर चुका था। मेरे दोस्त की 18th बर्थडे पार्टी इसी तरह बर्बाद हो गई। गेस्ट को चुप रहने की वार्निंग देकर वापस भेज दिया गया, लेकिन 2 दिन के अंदर ही सारा सच शीशे की तरह साफ हो गया। डीएनए टेस्ट ने प्रूव कर दिया कि मेरा दोस्त 100% चेयरमैन का ही असली बेटा है, और मेरा उसके साथ कोई ब्लड कनेक्शन नहीं है। मेरी एम कंट्री वाली आईडी, रेसिडेंस रिकॉर्ड्स और डिलीवरी रिकॉर्ड्स सब कुछ पूरी तरह फेक निकले। चेयरमैन की वाइफ रोते हुए बोली, सुनो, अब तो तुम्हें मुझ पर भरोसा हो गया ना? फैन तुम्हारा ही असली बेटा है। इस बार उन्होंने जानबूझकर चेयरमैन के साथ डीएनए टेस्ट नहीं करवाया था, सिर्फ इस दिन के लिए। जब तक वो तुम्हारा बेटा है, मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि वो हमारा ही बेटा है, इसलिए मुझे टेस्ट करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सुनो, मैं चाहती हूं कि आगे से तुम मुझ पर हमेशा ऐसे ही भरोसा करो। चेयरमैन को बहुत गिल्ट फील हो रहा था। उन्होंने फौरन अपना सिर हिलाकर हाँ कर दी। मेरे दोस्त ने मुझे खींचा और जोर से बोला, डैड, आपको फैंग बटलर से माफी मांगनी चाहिए। वो बेचारा एक इनोसेंट सिंगल लड़का है, और उस पर किसी का आशिक होने का इल्जाम लगा दिया गया। अब वो इंडस्ट्री में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मुझे पता है, मेरी फॉरेन कंट्री वाली लाइफ फेक निकलने के बाद चेयरमैन ने चैन की सांस ली, लेकिन वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने मेरे बैकग्राउंड की गहराई से इन्वेस्टिगेशन करवाई, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। सब कुछ एकदम ब्लैंक था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में से ही अचानक प्रकट हो गया हूं। उन्हें मेरी डोमेस्टिक आईडी और बर्थ रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स भी नहीं मिले। मजबूर होकर चेयरमैन ने उस टॉप मेडिकल टीम से मेरा बोन एज असेसमेंट करवाया। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि मेरे बोन स्ट्रक्चर और दांतों की ग्रोथ के हिसाब से मेरी असल उम्र 29 साल ही है। अब जाकर जुआंग रुयान और उसके गैंग का वो झूठ कि मैं मेरे दोस्त का असली बाप हूं, पूरी तरह से खत्म हो गया। शेन यूचू के बाप के बारे में भी सच सामने आ गया। वो पिछले 3 सालों से विदेश गया ही नहीं था। वो बहुत सारा पैसा लेकर साउथ कोस्ट के एक आइलैंड पर आराम से रह रहा था, और शेन यूचू कई बार उससे मिलने भी गई थी। उसके शरीर पर जो चोट के निशान थे, वो उसी गुंडों ने मारे थे जिन्हें शेन यूचू ने हायर किया था। विदेश में किसी असैसिन ने उस पर कोई अटैक नहीं किया था।
जब ये सारी सच्चाई सामने आई तो चेयरमैन और उनकी वाइफ ने फौरन ऑर्डर दिया कि जोंग रुयान और जोंग हाओयू को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट साइन करवाकर घर से निकाल दिया जाए। जोंग रुयान बुरी तरह पैनिक कर गई। वो चीखते हुए बोली, ये सब जोंग हाओयू और शन योचू का प्लान था। डैड मॉम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी सगी बेटी हूं, प्लीज मुझे एक मौका और दे दीजिए। लेकिन चेयरमैन की वाइफ ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बेशर्म, तूने अपनी सगी माँ पर झूठे इल्जाम लगाए। तेरी वजह से मेरा डिवोर्स होते होते बचा। तेरी वजह से तेरा भाई एक नाजायज औलाद कहलाने वाला था। तू हमारी बेटी कहलाने लायक नहीं है। चेयरमैन ने भी एक गहरी सांस ली और बहुत ही डिसअपॉइंटेड टोन में कहा, मुझे पता था कि तुम हमेशा से जॉन हाउ को ज्यादा पसंद करती थी क्योंकि तुम दोनों साथ बड़े हुए हो। लेकिन तुमने ये बहुत बड़ी गलती की कि तुमने अपने सगे भाई को जान माइनस बूझकर घूमने दिया। तुमने ये सिर्फ इसलिए किया ताकि हम उसे प्रॉपर्टी का हिस्सा ना दे सकें। और जब वो वापस आ गया तो अपनी गलती सुधारने के बजाय तुमने उसकी बर्थडे पार्टी पर उसे बर्बाद करने की कोशिश की। तुम जुआंग फैमिली की बेटी कहलाने के लायक नहीं हो। चूंकि तुम्हें जुआंग हाओयू से इतना ही प्यार है तो आज से तुम दोनों इस घर से बाहर निकल जाओ और खुद की लाइफ सेट करो। इतना कहकर उन्होंने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया कि वो जबरदस्ती उन दोनों से पेपर साइन करवा लें। जुआंग हाओयू घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, डैड मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, ये सब इन दोनों का प्लान था, प्लीज मुझे मत निकालिए। और फिर उसने हमें एक ऐसा सच बताया जो हमें भी नहीं पता था। जोंग रुयान ने प्लान बनाया था कि ब्रदर की 18th बर्थडे पार्टी के बाद जब फांग बटलर को घर से निकाल दिया जाएगा तो शेन योचू नाटक करेगी कि ब्रदर ने उसका रेप किया है और वो उस पर झूठा केस कर देगी। और तब वो ब्रदर और शेन योचू के बीच की उन फेक चैट्स को लीक कर देंगे ताकि ये साबित हो सके कि उन दोनों का अफेयर था। मॉम डैड, आप लोग ब्रदर से नफरत करने लगते। ये सुनकर हम सबकी सांसें अटक गईं। सच में अगर उनका ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो चेयरमैन चाहे अपने बेटे से कितना भी प्यार क्यों ना करते, उनके मन में भी उसके लिए गुस्सा और नफरत भर जाती। शुक्र है कि मेरा भाई उस नॉवेल के उस बेवकूफ यंग मास्टर की तरह नहीं है, और शुक्र है कि मैं हमेशा उसके साथ था, वरना इन फेक सबूतों और चैट्स के दम पर मेरा भाई पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। शायद उसे जेल भी हो जाती। ओह, अगर तुम इतना कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहे हो तो तुम्हारे पास सबूत भी होंगे? चेयरमैन ने बहुत ही ठंडी आवाज में पूछा। जुआन हाओ ने फौरन अपना फोन निकाला और चेयरमैन को दे दिया। मैंने उन दोनों की चैट हिस्ट्री सेव करके रखी थी। चेयरमैन और उनकी वाइफ ने वो चैट्स पढ़े और सच में उन दोनों ने पार्टी के बाद मेरे दोस्त को पूरी तरह बर्बाद करने का पूरा प्लान बना रखा था। तुम लोग इंसान नहीं जानवर हो। जोंग रुयान ने गुस्से में आकर जोंग हाउ को धक्का दिया और घुटनों के बल मेरे दोस्त के सामने गिर पड़ी। ब्रदर मुझे माफ कर दो, प्लीज मॉम डैड से कहो कि वो मुझे घर से ना निकालें। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आगे से तुमसे कभी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मांगूंगी, सब कुछ तुम्हारा है। मेरे दोस्त ने अपना मुंह फेर लिया। फैंग, बटलर, इन तीनों को बुरी तरह पीटो, खासकर इसे इसे इतना मारो कि ये दोबारा मुझे ब्रदर बोलने की हिम्मत ना कर सके। यस सर। मैंने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और आगे बढ़ा। मैंने जोंग रियान को एक जोरदार किक मारी जिससे वो उड़ती हुई पीछे खड़े जोंग हाओयू और शन योचू से जा टकराई। वो तीनों एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। मैं नीचे बैठा और मैंने अपने दोनों हाथों और पैरों से उन्हें बेतहाशा मारना शुरू कर दिया। स्लैप स्लैप स्लैप। उन तीनों की दर्दनाक चीखें पूरे हॉल में गूंजने लगीं। बाद में जोंग रुयान और शन योचू को फेक किडनैपिंग का नाटक रचने, झूठे इल्जाम लगाने और मेरे दोस्त को फंसाने की कोशिश करने के जुर्म में सारे सबूतों के साथ पुलिस के हवाले कर दिया गया। उन दोनों की रेपुटेशन पूरी तरह से बर्बाद हो गई। हालांकि वो अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन उनका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जोंग रुयान को लगा था कि चेयरमैन उसे अपनी सगी बेटी होने की वजह से माफ कर देंगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि चेयरमैन कितने प्रैक्टिकल इंसान थे। एक ऐसी बेटी जो बचपन से ही इतनी जहरीली और खतरनाक हो, उसे घर में रखना किसी टाइम बम को पालने जैसा था। इसलिए चेयरमैन ने उसे और जुआंग हाओयू को बिना एक पैसा दिए घर से बाहर फेंक दिया। शेनयूचू की किस्मत तो और भी खराब निकली। जुआंग फैमिली की बॉडीगार्ड होकर भी उसने इतने घटिया काम किए थे, इसलिए चेयरमैन ने उसे सजा के तौर पर अफ्रीका की एक ब्रांच में काम करने के लिए भेज दिया। अफ्रीका पहुंचने के मुश्किल से 15 दिन बाद ही वो अपनी इस आदत से बाज नहीं आई और सबसे कहती फिरी कि वो जुआंग फैमिली के वारिस की एक्स फियांसे है। वहां के लोकल गुंडों को लगा कि वो बहुत अमीर है और उन्होंने उसके घर में डकैती डाल दी। उसने अपने मार्शल आर्ट्स के दम पर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन गुंडों ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। जब उसके बाप को ये खबर मिली तो वो पूरी तरह से पागल हो गया। उसे पता था कि चेयरमैन और मेरे दोस्त से बदला लेना उसके बस की बात नहीं है, इसलिए उसने अपनी बेटी की मौत का सारा ब्लेम जुआंग रुयान और जुआंग हाओयू पर डाल दिया। उसने उन दोनों को ढूंढ निकाला जो अब किसी दूसरे शहर में धक्के खा रहे थे, और उन दोनों का गला काट कर खुद भी सुसाइड कर लिया। जब मुझे और मेरे दोस्त को यह खबर मिली
तो हम चेयरमैन के प्राइवेट आइलैंड पर छुट्टियां मना रहे थे। उस रात नशे की हालत में हमें अपने सपने में उस नॉवेल का असली मेन कैरेक्टर जुआन डिफॉन दिखाई दिया। वो बहुत खुशी से मुस्कुरा रहा था और उसने हमें दिल से थैंक यू कहा। थैंक यू मेरी लाइफ को बचाने के लिए। मैंने और मेरे दोस्त ने हंसते हुए जवाब दिया, योर वेलकम ब्रो। हमने भी बहुत मजे किए। अब तो अपनी ये शानदार लाइफ एंजॉय कर। जब हमारी आंख खुली तो हम वापस अपनी रियल लाइफ में आ चुके थे। मेरे दोस्त का कॉल आया, वो खुशी से चीख रहा था, डैम फॉन्ग युआन, मैं अभी तक उस शौक से बाहर नहीं आया हूं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि वो लाइफ सच में कमाल की थी।